हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। हे एवरीवन, तो फिर अभी हम मैथ 2 के वीक 7 के एक्टिविटी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर व्यू जेएस। तो जी व्यू जेएस के लिए जो स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला है कि व्यू प्रोवाइड्स अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क। कि व्यू जो आपका है वो एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, it can be easily used to integrate with an existing project and is incrementally adaptable। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। एस एफ सी आपको देता है ना, सिंगल फाइल कंपोनेंट। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हो। तो आप मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका हेल्प करते हैं। डेट्स वाई इसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वगैरह के साथ। तो बिल्कुल ये आपकी यहाँ पे 200% सही हो जाती है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर अब अपन लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, एसएफसी सिंगल पेज कंपोनेंट मेक इट इजी टू क्रिएट एसपीए। बिल्कुल, एसपीए क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एसएफसी क्या है, सिंगल फाइल कंपोनेंट्स। तो एक फाइल के लिए एक कंपोनेंट। तो फिर ऐसे मल्टीपल फाइल्स आप बनाते हो, कंपोनेंट मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हो, फिर उन सबको इंटीग्रेट करके आप एक एप्लीकेशन बनाते हो। तो आपकी एसपीए बनाने में आपकी बहुत हेल्प करती है, और ये डायनेमिकली चेंज होता है। आपने एक बार लोड कर लिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई जो एलिमेंट चेंज होगा ना, तो ये सिर्फ उसके लिए चलेंगी, ना कि सबके लिए। और अब मुझसे पूछोगे कि अच्छा सिंगल फाइल कंपोनेंट, तो बोला इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपसे डॉट व्यू करके एक्सटेंशन होता है। और इसमें कौन कौन सी फाइल होती है, तो टेम्पलेट इसमें आप देते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट वाली चीजें आप देते हो, और मोस्ट प्रोबेबली स्टाइल वाली भी चीजें आप इसके अंदर दे देते हो। तो ये एंड ये thereafter व्यू राउटर्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग एसपीएस। क्योंकि व्यू बिल्कुल व्यू राउटर आपकी काफी हेल्प करती है जब भी आप एसपीएस की बात करते हो, आपकी एसपीएस वगैरह को क्रिएट करने में। क्योंकि व्यू राउटर मैप क्या करता है, व्यू राउटर का क्या काम है कि यूआरएल को कंपोनेंट से मैप करना, यूआरएल को कंपोनेंट से मैप करना। तो देखो, कहने का मतलब अगर आपने बोला स्लैश अबाउट, तो उस वक्त आपको वो फाइल दिखाएंगे जो जिसमें जो कंपोनेंट है ना बन रखा है जिस फाइल में, एसएफसी में, अबाउट डॉट व्यू करके आपको ये वाली फाइल दिखाएंगे। तो ये तो मैप हुआ ना, मतलब जो आपकी यूआरएल है वो मैप्ड हो गई किससे, आई मीन टू से ये जो आपकी है ना ये कंपोनेंट वगैरह इससे मैप्ड हो गई। तो इससे ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है, क्लाइंट साइड नेविगेशन देती है बिना पेज को पूरी तरह रिलोड करे। आपको पूरी तरह पेज को रिलोड नहीं करना, और ये क्लाइंट साइड नेविगेशन देती है। इंस्टेंट की आप अभी देखो स्लैश अबाउट पेज पे हो, फिर आप स्लैश होम पे जाओगे, तो आपको पूरा पेज रिलोड करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उसको आप करो जो मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है ना, मतलब जो भी चीजें चेंज हुई होंगी, सिर्फ उसको डायनेमिकली आप अपडेट करते हो। तो ऑल ऑफ द अबव 200% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a view application having multiple components, which of the statements are correct about passing information between parent and child। कौन सा करेक्ट। तो पेरेंट से चाइल्ड के लिए तो प्रॉप्स यूज करते हैं। अगर आपको पेरेंट से चाइल्ड को इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो भाई प्रॉप्स का यूज कर लेना। ठीक है, बट अगर चाइल्ड टू पेरेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इमिट करना पड़ता है इवेंट को, आपको पता होगा ये। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोला इवेंट्स आर इमिटेड टू पास फ्रॉम। नहीं नहीं भाई, जब चाइल्ड से पेरेंट के लिए इमिट करते हैं इवेंट को, गलत है, उल्टा हो गया। अगर ये चाइल्ड रहता ना और यहाँ पेरेंट रहता फिर सही बोल सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रॉप्स आर यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। बिल्कुल प्रॉप्स का इसीलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि चाइल्ड कैन डायरेक्टली इन्वोक पेरेंट फंक्शन मॉडिफाई पेरेंट डेटा। बिल्कुल चाइल्ड ऐसा कर सकता है एमिट वाले से। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, चूंकि आपकी ये दोनों सही हो चुकी है। तो इसको छोड़ के बाकी ये दोनों आपकी 200% सही होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो कौन से, सबसे पहला आपका क्या आ गया, फ्लक्स। ठीक है, ईएलएम, रिडक्स, फिर ये जो आपका दे रखा है ये। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इनमें से कौन सा स्टेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है। तो एज यू नो फ्लक्स आपका होता है। ठीक है, ईएलएम तो आपका नहीं होता, क्योंकि जो आपका फ्लक्स होता है वो तो होता है आर्किटेक्चरल पैटर्न, मतलब लाइक फेसबुक के द्वारा ये आपको दिया गया। रिडक्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, ईएलएम नहीं होता। ईएलएम आपकी क्या है भाई, तो ईएलएम जो आपकी है ना वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, ईएलएम आपकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ईएलएम आर्किटेक्चर जो आपकी होती है वो मतलब
ELM आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड है आज के मॉडर्न एस्टेट MGMT से। बट लाइक आप इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये जो एस्टेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इसको इग्नोर करो। रिडक्स तो है ही, फेसबुक के द्वारा दिया गया, और फिर निग्रिक्स तो आपका है ही, ठीक है। आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सही करा है। तो इसको छोड़ के बाकी ये तीनों आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। चलिए अब अपन लोग चलते हैं कहाँ, तो फिर आई मीन टू से इसके नेक्स्ट वाले पे, इसका जो नेक्स्ट है ना 7.2 करके जो एक्टिविटी है उस पे। तो ये रहा आपका 7.2 की एक्टिविटीज। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट होल्ड ट्रू फॉर स्टोरिंग Vuex। आई होप आप Vuex से अवेयर हो, ठीक है। तो इसने बोला इट कैन बी मल्टीपल स्टोर्स, इट कैन बी मल्टीपल स्टोर फॉर मल्टीपल कंपोनेंट इन एन एप्लीकेशन। नहीं भाई, स्टोर एक ही होता है, स्टोर एक ही होता है, ग्लोबली आप डिफाइन करते हो। उसी एक स्टोर से मल्टीपल कंपोनेंट जो है डाटा रिट्रीव करते, ड्राइव करते, यूज करते, जो भी बोलो, ये तो होने से रहा। व्यू स्टोर्स आर रिएक्टिव, बिल्कुल जी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। डाटा चेंज करोगे स्टोर में तो वो अपडेट कर देगा आपका, उससे रिलेटेड जो मतलब उस डाटा को जो यूज कर रहा होगा, जो उसकी डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दे रखा है स्टेट इन, गौर करना क्या बोला, स्टेट इन स्टोर शुड ओनली बी चेंज थ्रू कमिटिंग म्यूटेशंस। बिल्कुल, आपको देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आपको म्यूटेशंस के हेल्प से ही करना चाहिए, ठीक है। ओनली बी लाइक अगर आप उसी देखो, अगर आपके पास व्यू है और आपने उसी में उस स्टोर को रजिस्टर कर रखा है, फिर तो आप ऐसा भी कर सकते हो लाइक दिस डॉट, ये जो डॉलर सिंबल देके स्टोर डॉट समथिंग होता है, ऐसे भी हो सकता है। बट ठीक है, एक्सेस, सॉरी, यहाँ ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने बताया म्यूटेट करने के लिए आपको म्यूटेशन की हेल्प लगती है। नेक्स्ट में इसने बोला स्टेट चेंज शुड नेवर बी ट्रिगर्ड यूजिंग स्टोर गेटर्स। बिल्कुल, गेटर्स गेट करने के लिए डाटा को होती है, ना कि आई मीन टू से मतलब वो उससे कोई चेंजेस वगैरह करोगे आप, मॉडिफाई करने के लिए नहीं, बट डाटा वगैरह को गेट करने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोर, मतलब इनमें से कौन सा स्टोर की स्टेट प्रॉपर्टी के लिए आप यूज करते हो, तो इसका यूज करते हैं, जाहिर सी बात है कमिट का यूज करते हैं जब म्यूटेशन वाले को आई मीन टू से इन्वोक करना हो, और डिस्पैच का यूज करते हैं जब आपको एसिंक वाली जो चीजें होती हैं, जो एक्शंस के अंदर डिफाइंड होती है, उसके लिए तो आप स्टेट का यूज करते हो, स्पेशली जब स्टेट प्रॉपर्टी की बात आए। एंड आई होप कमिट कब करते हैं, डिस्पैच कब करते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट Vuex, गौर करना। Vuex डिबगिंग सपोर्ट, Vuex डिबगिंग सपोर्ट के से रिलेटेड ये जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ट्रू है? तो सबसे पहला ऑप्शन, Vuex डजंट हैव अ डिबगिंग सपोर्ट, सबसे पहले इसने ये ऑप्शन दिया। भाई जहां तक बात रही Vuex की, तो ये जो आपका सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि Vuex के पास नहीं होता कोई डिबगिंग सपोर्ट, ये आपका मेरे अकॉर्डिंग फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि होता है इसके पास टाइम ट्रेवल डिबगिंग होती है कि आप लाइक सपोज कर लो, आप पहले मिनट पे क्या स्टोर में क्या आया, फिर 1 मिनट के 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड होगा, फिर क्या है, फिर 2 मिनट 10 सेकेंड हो, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये सही है। व्यू डेव टूल्स अलाउ टाइम ट्रेवल, बिल्कुल टाइम ट्रेवल डिबगिंग अलाउ करता है, पॉसिबल टू रिट्रेस स्टेट। नेक्स्ट में इसने बोला है व्यू डेव टूल्स लिस्ट्स ऑल म्यूटेशंस रिक्वेस्टेड, टाइम ऑफ म्यूटेशंस एंड विच कंपोनेंट रिक्वेस्टेड म्यूटेशन, बिल्कुल कौन से कंपोनेंट ने म्यूटेशन के लिए आस्क करा है, टाइम कितना लगे, ये सारी चीजें इसमें होती है, और रिक्वायर्ड म्यूटेशन तो आपके यहाँ पे हो ही जाती है। तो यहीं पे आपकी एंड होती है ये पर्टिकुलर 7.2 फी। तो फिर अब चलिए मूव करते हैं आपके 7.3 पे। तो ये रही आपकी एक्टिविटी 7.3। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉप्स इज यूज टू सेट द टारगेट पाथ इन राउटर लिंक। तो क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, ऐसे ही लिखते हो ना जब भी राउटर वगैरह की बात है, तो राउटर लिंक में आप क्या लिखते हो, यही इसका सिंटैक्स होता है, स्लैश, अच्छा मैं लिख के क्या मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे राउटर लिंक इन व्यू, ठीक है। तो फिर जस्ट वेट इन व्यू, फिर गेटिंग स्टार्टेड विथ लेट मी शो यू व्यू राउटिंग। तो ये देखो ऐसे आप सिंटैक्स लिखते हो ना, ये आपकी राउटर लिंक है, कहाँ है भाई राउटर लिंक आपकी, ये रहा राउटर लिंक, ऐसे डिफाइन करते हैं, और पाथ हमने क्या बोला, टू एनिमल्स, मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे एनिमल्स के ऊपर तो मुझे इस पाथ पे ले जाएगा, फूड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पाथ पे ले जाएगा, दैट्स व्हाई टू जो है वो सही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन ये, सपोज वी वांट, सपोज कर लो कि हम रेंडर करना चाहते हैं राउटर लिंक कंपोनेंट को एज सम अदर टैग रेदर देन ए आपका क्या होता है, एंकर टैग, एज ए के जगह कुछ और आप रेंडर करना चाहते हो,
इनमें से कौन सा विच ऑफ द प्रॉप्स इज यूज फॉर दिस पर्पस, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनमें से कौन से प्रॉप्स का आप यूज यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो आई होप आप डिफरेंट टैग की बात करी गई है, तो उसके लिए आप यूज करते हो टैग का। ठीक है, जो आपकी टैग होती है, मैं अगर फिर से यहाँ पे सर्च करूँ राउटर लिंक, आई मीन टू से टैग एट्रीब्यूट, मैं दिखाता हूँ आपको। राउटर लिंक टैग एट्रीब्यूट, देखो वेट, देखो इनिशियली मतलब जनरली क्या होता है कि आपने ऐसे राउटर लिंक डिफाइन करा, बट जब आप इसको वो करके देखोगे ना इंस्पेक्ट वगैरह करके इंस्पेक्ट टूल में, तो आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पे ये जो है ना, ये भी आपकी आई मीन टू से एंकर टैग के तरह ही आता है, बट आप एंकर टैग के बजाय कुछ और देना चाहते हो, जैसे वहाँ पे LI करके लिस्ट करके दिया था, तो आप वो भी दे सकते हो, नो डाउट। ठीक है, वो कैसे देंगे, तो उसके लिए टैग एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प लेते हैं हम, और टैग एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उसमें दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पे होंगे। जैसे टू आपने बोला, ये जब आप इंस्पेक्ट करोगे ना अपने कंसोल में, तो आपको ये एज अ एंकर टैग दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पे मोर और लेस आपकी हो रही होती है, और इसको हम कैसे देते हैं, तो फिर टैग जो आपकी होती है उसके अलग देखो, जैसे यहाँ पे टैग फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने बोला राउटर लिंक टू, और भाई होम है, और गो टू होम पे क्लिक करो, तो जब आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे ना, अपने कभी अपने कोड लिखा है तो इंस्पेक्ट करके देखना कंसोल में, तो आपको एज अ एंकर टैग वहाँ पे आपको दिखेगा कि जी ये एंकर टैग, यहाँ तो अपने राउटर लिंक इंटरनली एंकर टैग ही होता है, बट अगर आप इसकी टाइप चेंज करना चाहते हो, तो ये टैग एट्रीब्यूट होता है, इक्वल टू आप बटन दोगे तो अब इसकी टाइप जो है वो बटन हो जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये टैग एट्रीब्यूट आपकी 200% क्या हो जाती है भाई, करेक्ट हो जाती है। ठीक, तो जी अब स्टार्ट करते हैं 7.4 की एक्टिविटीज क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका यहाँ पे, जो कि विच ऑफ द बिलो कैन बी कंसिडर द लिमिटेशंस ऑफ नॉर्मल वेब एप्लीकेशन। नॉर्मल वेब एप्लीकेशन की लिमिटेशंस मतलब जो उसकी कॉन्स बोलो वो क्या क्या हो सकते हैं, इग्नोर गौर करना, नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बोला है यहाँ पे। तो एवरी नेविगेशन ऑन पेज रेंडर्ड बाय सर्वर, बिल्कुल हो सकता है कि हर एक नेविगेशन जो पेज है ना सर्वर उसको रेंडर कर रहा है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर राउंड ट्रिप डिलेज, बिल्कुल हैम्परिंग यूजर एक्सपीरियंस कि डिले ज़्यादा हो रहा है जब आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो जाने में और आने में, तो ये सब नॉर्मल वेब एप्लीकेशन ही चीज़ें होती है, पर जब आप SPS पे मूव करते हो तो ये काफ़ी हद तक आप कम कर पाते हो, कैशिंग वगैरह कर लेते हो। तो वी विथ इच नेविगेशन द कंप्लीट पेज गेट रीलोडेड, बिल्कुल नॉर्मल में तो यही होता है भाई, बट अगर आप SPA यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर आई मीन जैसे कंटेंट रीलोड होता है या फिर अपडेट होता है, जो कि आपकी एक्चुअल में मतलब अपडेट हुई है, चेंज हुई है ना, कि पूरा का पूरा पेज लोड होगा। तो तीनों से दैट्स ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बिल्कुल सूट करता है ये पर्टिकुलर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लाइब्रेरीज मेक इट क्रिएटिंग SPA इजियर विथ अ व्यू। ठीक है, तो आप किसकी हेल्प लेते हो, व्यू एक्स की, व्यू राउटर की, दैट्स बोथ A एंड B आपकी सही हो जाएगी। क्या बोला, किन लाइब्रेरी का आप यूज लेते हो SPO बनाने के लिए, तो व्यू तो आपको पता है कि जी व्यू लेंगे, बट व्यू में क्या, व्यू में व्यू राउटर यूज करेंगे, स्टोर के लिए व्यू एक्स यूज करेंगे, क्योंकि व्यू एक्स का यूज आप स्टोर के लिए करते हो, दैट्स बोथ A एंड B। एंड नेक्स्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग इनमें से कौन सी ट्रू SPS के रिलेटेड, SPS आपकी क्या होती है, तो SPS आपकी एक बार डाटा फेच कर लेती है सिंक्रोनसली, और फिर उसी डाटा को अपडेट करती है जितने की जरूरत हो, इंस्टेड वो पूरे के पूरे पेज को लोड करे, अनलाइक पूरे पेज को लोड करे, दैट्स इट। पहला ऑप्शन ओनली स्टैटिक वेबसाइट, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ स्टैटिक को आप कंसीडर करोगे, ये गलत हो गया, दोनों होती है, ऐसा नहीं ओनली स्टैटिक तो नहीं होगा। एन SPA फेच एंड अपडेट पार्ट्स ऑफ डोम एसिंक्रोनसली एज एंड व्हेन नीडेड। हाँ ये सही है कि SPA फेच करता है, अपडेट करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और मॉड्यूल के एक पर्टिकुलर पाथ को, सिर्फ ऐसा नहीं पूरे पेज को लोड करेगा। ऑल PWAs आर SPS, नहीं भाई इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सारी प्रोग्रेसिव वेब एप्स SPS नहीं है, प्रोग्रेसिव वेब एप्स में बहुत सी फीचर्स होती है, कैशिंग की, ऑफलाइन सपोर्ट की। ठीक है, इसमें जो एक में सर्विस वर्कर यूज हो रहा होता है, एक में वेब वर्कर यूज हो रहा होता है, सर्विस वर्कर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ये सारी चीजें लेक्चर में वेल डिस्कस्ड है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन ये तो नहीं हो रहा, नेक्स्ट ऑप्शन SPS हेल्प टू इम्प्रूव स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन पेज रीलोडिंग स्पीड ETC, बिल्कुल 200%। तो सेकंड और आपकी फोर्थ वाली ऑप्शन यहाँ पे सही होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट में बोला विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स आर ट्रू फॉर थिन सर्वर। अब ये थिन सर्वर क्या है, पतला सर्वर, नहीं ऐसा नहीं है। थिन सर्वर बोलने से यहाँ ये बोला गया है कि थिन सर्वर ऐसे सर्वर को बोलते हैं जो कि सारे स्टेट्स सारे अपडेट्स को हैंडल करे, मतलब ब्राउजर सारे स्टेट्स वगैरह को हैंडल करे वाया JS, और सर्वर उसको प्योर डाटा API देता है। सर्वर क्या देता है, जब सर्वर आपकी जो है ना वो क्या दे, प्योर
डाटा एपीआई दे, ठीक है। और जो आपकी फेच अपडेट जो मतलब डोम वगैरह की एसिंक्रोनसली डोम की जो पार्ट है उसको एसिंक्रोनसली करा जाए प्योर डाटा एपीआई का हेल्प से, उसको आप थिन सर्वर बोलते हो। दैट्स व्हाई पहला ऑप्शन सही है। ऑल स्टेट्स, क्या बोला मैंने, ऑल स्टेट्स एंड अपडेट्स आर हैंडल्ड ऑन ब्राउजर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल। एंड सर्वर मेंटेन्स कंप्लीट स्टेट ऑफ क्लाइंट है भाई, कंप्लीट स्टेट ऑफ क्लाइंट सर्वर वगैरह मेंटेन नहीं करता, क्योंकि ये थिक सर्वर का काम है। ये किसका काम है? जब आपको थिक सर्वर पूछा जाए ना, तो आप बोलना कि भाई सर्वर बहुत मोटा है, बहुत थिक है, डेट्स व्हाई सर्वर मेंटेन करता है कंप्लीट स्टेट नहीं करता। ये सारी जेएस के द्वारा थीन में हो रही होती है, ये नहीं होगा। सर्वर की प्योर डाटा एपीआई सर्विस, बिल्कुल एज वेबसाइट की प्योर डाटा एपीआई सर्विस आपको ये सर्वर देगा, जो थिन टाइप की सर्वर होगी। एंड एप्लीकेशन यूजिंग थिन सर्वर, मोस्ट एप्लीकेशन लॉजिक इज ऑन सर्वर साइड। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोस्ट, इसका अपोजिट होता है। थिन में अपोजिट होता है, क्लाइंट पे ज्यादा आपकी लॉजिक्स होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट्स व्हाई एज वेबसाइट। तो आपकी ये जो एक्टिविटीज वगैरह है ना, ये यहीं पे आपकी क्या होती है, तो भाई ये यहीं पे एंड होती है। अब स्टार्ट करते हैं इसके आई मीन से प्रैक्टिस असाइनमेंट को। सो लेट्स बिगिन विथ इट्स प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ वीक 7, ठीक है जी। तो फिर कंसिडर द फ्लोइंग मार्कअप index.html एंड जावास्क्रिप्ट app.js फॉर व्यू एप्लीकेशन। तो ये कुछ दे रखा है, कंसिडर करना है। index.html में क्या दे रखा है जी, तो आपकी एक डिव है जिसकी आईडी ऐप है, और एक डिव इसके अंदर है, उसके अंदर दो राउटर लिंक है। जब आप होम को क्लिक करोगे ना, तो ये आपको यहाँ ले जाएगा स्लैश के ऊपर, ठीक है। जब आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोफाइल स्लैश नरेंद्र, मतलब नरेंद्र के प्रोफाइल पे ले जाएगा, ये सीन है। और आउटर व्यू आपको पता है आउटलेट है, ये क्या आउटलेट है, इसका यूज करते हो ताकि, जैसे देखो आपने बोला कि स्लैश पे होम दिखाना है, तो जो होम कंपोनेंट सपोज कर लो आपने राउटर पाथ में दिया होगा कंपोनेंट, तो कंपोनेंट की चीजें दिखे उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है राउटर व्यू। तो ये तो आप जानते हो एज फार एज आई नो। तो फिर इसके बाद आप app.js में आते हैं। इसमें क्या करा गया है, 1 2 3, नो 3, ओनली 2। तो एक होम कंपोनेंट बनाया, कुछ नहीं, सिंपल HTML में दे दिया होम पेज। प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया, टेम्पलेट में बस दे दिया वेलकम, और गौर करना आप क्या लिखा है, दिस राउट, दिस डॉट, ये डॉलर सिंबल राउट डॉट पैरम्स डॉट नेम करके आपने यहाँ बोला है कि ये जो आ रहा होगा ना, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला स्लैश प्रोफाइल स्लैश नरेंद्र, तो नरेंद्र आपका नेम है, ये उसी को यहाँ पे इसने दिखाया कि वेलकम नरेंद्र करके, अगर आप यहाँ आए तो। फिर आपको बोला जब आप स्लैश वाले मतलब होम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ ले जाएगा। जब आप यहाँ आओगे, इसने क्या करा है, यहाँ से इसने बोला है कि यहाँ पे होम कंपोनेंट को दिखाना है। सही है जी, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट में बोला आप जब बोलोगे प्रोफाइल और यहाँ जो नेम दोगे नरेंद्र वगैरह जो भी दो, तो ये आपको कंपोनेंट वाली प्रोफाइल शो करेगा। देर आफ्टर आपने इसको रजिस्टर कर दिया, इस राउट्स को व्यू राउटर के इंस्टेंस में बेस में आपने ये डिफाइन कर दिया, एल्स आपकी हैश आ जाती है अगर आप हिस्ट्री मोड को नहीं देते हो तो, ठीक है। खैर, व्हाट विल द रेंडर्ड पेज इनसाइड राउटर व्यू, जब आप प्रोफाइल, भाई जाइज प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो क्या चलेगा, स्लैश स्लैश प्रोफाइल स्लैश नरेंद्र, ये चलेगा तो प्रोफाइल वाले कंपोनेंट पे जाएगा। ये क्या लिखा रहा है, वेलकम और दिस डॉट राउट डॉट पैरम्स डॉट नेम, जो भी ये नेम आपका ये जो राउट में पैरम्स में दे रखा है, वो क्या देगा, वेलकम नरेंद्र करके जो आपका होगा वो देगा। आई मीन टू से ये जो आपका वेलकम नरेंद्र यहाँ पे दे देगा। बट द पॉइंट इज, यहाँ एक सेकेंड, क्या रेंडर होगा इसके अंदर जब लोड करोगे फर्स्ट टाइम व्हेन यूजर क्लिक, अच्छा पहली, देखो फर्स्ट टाइम आपने लोड करा है ना, तो फर्स्ट टाइम लोड करने के बाद पहले लोड हुआ फिर क्लिक करा आपने, तो जैसे ही आपने लोड करा तो ये स्लैश वाली जो होम वाली आपकी थी वो चलेगी पहले, फिर आपका ये बटन वगैरह दिखा होगा, फिर आपने इसको क्लिक करा, ये तो ऑटोमेटिकली चलेगी जैसे आपने लोड करा होगा, चूंकि होम है, होम का आपने यहाँ दे रखा है सिर्फ एक स्लैश। तो डेट्स पहले प्रिंट करेगा, ये पहले ये होम वाली चीजें दिखाएगा कि हेलो पेज, और देर आफ्टर वेलकम नरेंद्र करके जो आपकी है वो। तो पहला ऑप्शन आपका है 200% सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट यूज टू रेंडर कंपोनेंट मैच्ड बाय पाथ इन राउटर इनेबल्ड है, तो भाई राउटर व्यू एज आई हैव सेड, ये जो राउटर व्यू है, पहले आपने सपोज करो होम पे क्लिक करा तो ये इस पाथ से देखेगा, अच्छा इस पाथ पे होम को दिखाया है तो होम को रेंडर करना है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि होम कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, ये राउटर व्यू। तो वही यहाँ पे बोला विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज यूज टू रेंडर कंपोनेंट, कि भाई उस कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए जो यूज होता है मैच्ड बाय पाथ इन राउटर इनेबल्ड ऐप, तो ये राउटर व्यू करके जो दे रखा है ये आपकी 200% सही होती है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the flowing component used to enable user navigation in router enabled app, तो भाई राउटर लिंक किसी का यूज करके नेविगेट करते हो ना, कि जब आप क्लिक करोगे प्रोफाइल के ऊपर तो वो यहाँ नेविगेट करेगा, होम के ऊपर यहाँ नेविगेट करेगा समहाउ।
एंड नेक्स्ट में इसने बोला है बाय डिफॉल्ट राउटर लिंक इज रेंडर्ड एज टैग। कौन सा टैग की तरह रेंडर होता है? तो एंकर टैग की तरह, ए टैग एज एब्सेंट। और आप इसको चेंज करना चाहते हो तो टैग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग Vuex? आपका क्या है? Vuex एक स्टोर है, ग्लोबली डिफाइंड होता है, इसमें म्यूटेशंस होते हैं। सिंक्रोनस के लिए म्यूटेशन यूज करते हैं, एसिंक्रोनस के लिए एक्शन यूज करते हैं। दैट्स व्हाई Vuex इज यूज टू यूज इन ऑल व्यू एप्लीकेशन। नहीं भाई, सारे के सारे व्यू एप्लीकेशन में आप इस पर्टिकुलर Vuex का यूज करने से बचते हो, सारे में यूज नहीं होता। ठीक है, रीजन सीधा सा है कि सब चलो बहुत स्मॉल ऐप आपने बनाया, बहुत छोटा है, तो क्या करोगे ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स Vuex का यूज करके? तो जो बड़ी एप्स स्केलेबल होती है उसमें यूज करते हैं। तो पहली वाले को तो आप करो कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल कर दिया आपको पोर्टल की तरह। खैर, एंड दूसरा ऑप्शन, इट इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर व्यू एप्लीकेशन, सही है। इट इज अ मोस्ट यूजफुल फॉर मीडियम टू लार्ज स्केल एसपीएस, सही है। द स्टेट इन अ स्टोर शुड नॉट बी अपडेट डायरेक्टली विदाउट म्यूटेशन, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन आपकी सही हो जाती है, पहली दूसरी तीसरी और लास्ट वाली। Which of the following should be used in order to compute derived state based on stored state? क्या बोला? Which of the following should be used in order to compute derived state based on stored state? मतलब सपोज करो नेम आपने दे रखा है, कुछ दे रखा है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि इनमें से which of the following म्यूटेशन गेटर एक्शन जो दे रखा है, which of the following should be used in order to compute derived state based on stored data? जो डाटा ऑलरेडी स्टोर है उसके थ्रू आप डिराइव्ड स्टेट को कंप्यूट करना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए बोला फिल्टरिंग थ्रू लिस्ट ऑफ डाटा, तो किसके थ्रू आप करते हो? जब आपको फिल्टर करा आपने, फिर वो डाटा रिटर्न करेगा, तो ये सब हम गेटर्स के थ्रू करते हैं। हाँ, इसमें म्यूटेशंस के एक्शन वगैरह को कॉल कर सकते हो, फिल्टर वगैरह की अलग चीज है, बट एट लास्ट यहाँ पे गेटर्स ही आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ऑपरेशंस आपकी म्यूटेशन दे रखा है, गेटर्स, एक्शंस, स्टेट, चार ऑप्शन दे रखे हैं। स्टेट का क्या काम है कि रॉ डाटा को स्टोर करना, ठीक है। गेटर्स का क्या काम है? कंप्यूट करना, डिराइव करना वैल्यू को बेस्ड ऑन स्टेट, ठीक है। और ये सिर्फ रीड ओनली होती है और इसको Vuex के द्वारा आप कैश कर सकते हो। और म्यूटेशन का क्या सीन है? सिंक्रोनसली स्टेट को चेंज करना, कंप्यूट करना नहीं, चेंज करना, मॉडिफाई करना। एक्शन का सिंक्रोनसली करना मतलब मॉडिफाई। दैट्स व्हाई यहाँ पे गेटर्स 200% सही होता है आपका, ठीक है जी। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग Vuex? फिर से Vuex के म्यूटेशन का यूज करते हैं एसिंक्रोनस के लिए, सही है जी। एक्शन को म्यूटेशन का यूज सिंक्रोनस के लिए, एक्शन का यूज एसिंक्रोनस के लिए, ये भी सही है। और इट इज अलाउड टू कमिट अ म्यूटेशन विद इन एक्शन हैंडलर, बिल्कुल। जो आपकी एक्शन हैंडलर होती है एसिंक्रोनस वाली, इसी में आप म्यूटेशन में जो फंक्शन डिफाइंड है उसको कॉल कर लोगे। दैट्स व्हाई तीनों से ऑल ऑफ द अबव। आई नो आप इन सबसे शायद रिलेट ना कर पा रहे हो, बट आप इसका ग्रेडेड असाइनमेंट कर लो, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं और जनरली तो मैंने लेक्चर में भी डिस्कस कर ही दी है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल केकवॉक होनी चाहिए। डेट्स मैं बिल्कुल इसके कोड वोड नहीं दिखा रहा, तो सिंपल होगा लाइक आपके लिए भी। खैर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड फॉर SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन? तो भाई SPA लोड्स ओनली सिंगल वेब डॉक्यूमेंट, अपडेट्स बॉडी कंटेंट डायनेमिकली, सही है जी। जब जरूरत होगी तो बॉडी कंटेंट को डायनेमिकली आप यहाँ अपडेट 200% सही है। SPAs आर फास्टर एंड गिव अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस, ये भी सही है। सम फ्रेमवर्क सपोर्टिंग SPAs आर एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, बिल्कुल तीनों सपोर्ट करते हैं, ऑल ऑफ द एबव। when a component need to make use of multiple store state properties which, मतलब इनमें से कौन सा आपका होता है जब आपको मल्टीपल क्या यूज करना हो? स्टोर स्टेट प्रॉपर्टी। देखो ऐसे तो आप कर सकते हो, ऐसे दिस डॉट ऐसे करते हैं ना हम जनरली, दिस डॉट स्टेट डॉट, ठीक है, स्टोर डॉट स्टेट डॉट समाओ करके। बट अगर आप चाहते हो भाई बार बार ये ना करना पड़े, एक ही बार सारी चीजें मिल जाए, तो आप मैपर्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको स्टेट की चीजें चाहिए तो मैप स्टेट का आप यूज कर लो, अगर आपको गेटर्स की चीजें चाहिए तो मैप गेटर्स ले लो, उसके अंदर डिफाइन कर लो। और ये मैंने कोड में भी एग्जांपल दिया तो आपके लिए इजी होगा, मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर पाना मैप स्टेट। विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ SPA? कौन सा नहीं है? SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसमें कंटेंट डायनेमिकली चेंज हो जाए। mail.google.com भाई इसमें हो जाती है डायनेमिकली चेंज, ठीक है, इसमें जो है आपकी डायनेमिकली चेंज हो जाती है। मॉडर्न जो आपकी जीमेल बिहेव करती है SPA किस तरह, इसमें क्लाइंट साइड राउटिंग होती है, डायनेमिक अपडेट्स होते हैं। डिराइव का भी वही सीन है, ट्विटर का तो है। डेट्स विकीपीडिया आपकी जनरली स्टैटिक कंटेंट होल्ड करती है, तो ये आपकी विकीपीडिया यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो फिर इसी के साथ वीक 7 की प्रैक्टिस असाइनमेंट होती है यहीं पे एंड। मिलते हैं अब अपन लोग के नेक्स्ट वीक में, वीक 8 में, ठीक है जी, ओके।
थैंक यू टू ज्वाइन। हे एवरीवन, तो फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ 2 के वीक 8 की आपकी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह एंड एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह को भी कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो जी सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर fields is used to specify which content type thereafter the client is able to understand by making an API request। तो जी बात ऐसी है यहाँ पे कि आपके चार ऑप्शन हैं, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट, अलाउ, कंटेंट लैंग्वेज, और पूछा गया कि इनमें से कौन सा हेडर फील्ड है ना, वो बताता है सर्वर को कि किस टाइप की कंटेंट क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है। तो कौन सा होता है? तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, एप्लीकेशन जैसे कंटेंट टाइप अगर एप्लीकेशन स्लैश जेसन हो, ठीक है, तो ये मतलब ये किस एट्रीब्यूट में होता था तो ये एक्सेप्ट में होता था। ठीक है, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट में। तो फिर एक्सेप्ट जो फील्ड होता था इसी में आप देते थे, या फिर अगर आपकी जो कंटेंट टाइप है वो टेक्स्ट स्लैश HTML है, टेक्स्ट स्लैश HTML है, तो डेट्स यहाँ पे एक्सेप्ट करके सही हो जाता है। ठीक है, कंटेंट टाइप वगैरह में मत लगाना, एक्सेप्ट सही है। एंड देयर आफ्टर विच आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फ्लोइंग सेज द डिफरेंस बिटवीन पैच एंड पुट। पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, आप बोलोगे भाई दोनों को तो अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, आप ऐसा ही बोलोगे। देखो बात ऐसे, जब आप पुट का यूज करते हो ना, तो वो एंटायर रिसोर्स को, पूरे के पूरे रिसोर्स को अपडेट कर देता है। और पैच कोई मतलब कहने का, सपोज कर लो पूरे रिसोर्स से, सपोज कर लो आपकी प्रोफाइल है और आपके स्कीमा में आपका नेम है, आपका फोन नंबर है, ठीक है, एड्रेस है, ये तीनों चीजें। जब आप पुट का यूज करोगे ना, तो आप इसको रिप्लेस करके कोई और लाओगे, यहाँ पे कोई और एंटिटी लाओगे। बट अगर आप पैच का यूज कर रहे हो, तो पैच में जो नेसेसरली फील्ड थी सिर्फ उसी को अपडेट करोगे, आइदर नेम और फोन नंबर, इधर एड्रेस, जो भी हो, सिर्फ इन्हीं को करते हो, या तो इसको या तो किसी एक को। और पुट में क्या होता है कि आप सारे को करते हो। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन सही है। विथ पुट द एंटायर रिसोर्स इज अपडेटेड, विथ पैच ओनली द नेसेसरी फील्ड्स आर अपडेटेड। दैट्स व्हाई आपकी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे 200% करेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब अपन लोग चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग एन एपीआई। जब आप एक एपीआई बनाते हो तो क्या क्या ब्रेन में रखना चाहिए आपको? तो पहला ऑप्शन, द एपीआई इज क्रिएटेड, एपीआई को आप क्रिएट करते हो सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय अदर्स टू कनेक्ट अ रिमोट सर्वर। आप एपीआई का यूज करते हो सो दैट आप इसका यूज कर सको किसी और से कनेक्ट करने में, रिमोट, स्पेशली रिमोट सर्वर से। बिल्कुल सही, एपीआई तो आपकी एक लेयर होती है, इसीलिए तो करते हैं कि क्लाइंट जो है सर्वर से कर रहा है तो एपीआई के थ्रू करवाएंगे, रिमोट सर्वर से, सर्वर का ही अलग है। दूसरा में बोला, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव डाटा यूआरएल्स विथ एन एंटिटी बेस्ड अप्रोच। ये भी यहाँ पे सही है कि भाई डाटा यूआरएल होनी चाहिए ऑन द बेस्ड ऑफ एंटिटी बेस्ड अप्रोच करके। ठीक है, ये भी आपकी 200% यहाँ पे सही हो जाती है कि इसकी यूआरएल रखो। जैसे कि आपने बोला कि भाई ये करो आप गेट प्रोडक्ट, कैसे लिख रहा हूँ मैं, आप लिखो गेट प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो, या फिर गेट प्रोडक्ट्स बोल लो, या फिर गेट 123 करके कुछ मैं बोलता हूँ, गेट प्रोडक्ट्स, ये जो भी है /123 इसकी आईडी। तो ये चीजें होती है, तो बिल्कुल आपको रखना चाहिए। क्या बोला? गुड प्रैक्टिस है टू हैव डाटा यूआरएल्स विद एन एंटिटी बेस्ड अप्रोच। 200% सही है जी, एंटिटी बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज गुड टू प्रैक्टिस टू फॉलो कन्वेंशंस व्हिच मेक इट इजी फॉर डेवलपर टू अंडरस्टैंड एंड यूज एपीआई। बिल्कुल भाई, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी चाहिए और आपको उसी कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए जो आज तक होता आया है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर इट इज नॉट नेसेसरली टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी और फॉलो स्टैंडर्ड। भाई ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ये गलत है। तो यहाँ पे फॉलो कन्वेंशन को आपने सही बोला है। ये तीनों ऑप्शन आपकी क्या हो जाती है जी? 200%। ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। तो फिर अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं 8.2 की एक्टिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर लिमिटेशंस ऑफ रेस्ट एपीआईज। तो इनमें से कौन सी रेस्ट एपीआईज की लिमिटेशंस है? तो सबसे पहला ऑप्शन बोला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रिक्वायर क्लाइंट साइड हैंडलिंग। बिल्कुल, ये इसकी रेस्ट एपीआई की लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल एपीआई कॉल्स वगैरह करने पड़ सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी उसके लिए लगेगी। ठीक है, रेस्ट और ग्राफ में क्या डिफरेंस है, आई होप आप अवेयर हो। अगर आप उससे अवेयर हो तो आप बिल्कुल बोलोगे ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, when data is from multiple data source, frustration hits, the fusion of data becomes an issue। बिल्कुल ये इशू हो जाता है। देखो,
आपको मल्टीपल सोर्स से डाटा चाहिए, ठीक है, आप लाओ फिर ला के आप उसको एग्रीगेट करते हो एक जगह, तो ये आपकी लिटरली इशूज यहाँ पे क्रिएट कर देती है। सो दैट्स वाई ये भी आपकी सही होती है, दोनों ऑप्शन आपकी सही है, ये दोनों। और यही ग्राफक्यूएल तो इसी को रिजॉल्व करता था, तो ग्राफक्यूएल का यूज वो था। यूज ऑफ स्टैंडर्ड एचटीटीपी प्रोसीड्यूर कॉल्स विच आर द लिमिटेशंस, नहीं भाई ये लिमिटेशंस नहीं है, ये लिमिटेशंस में कैसे आ जाएंगे, नहीं। लैक ऑफ स्टेट, ये भी लिमिटेशन इसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वर मतलब जो भी कोई हो तो एग्जैक्टली स्टेटलेस ही होता है ना। तो ये आपकी एम्बिगुअस, आप इस ऑप्शन को बोल सकते हो कि लैक ऑफ स्टेट की भी, रेस्ट आपकी स्टेटलेस होती है बाय डिजाइन, ठीक है। सर्वर स्टोर नहीं करता क्लाइंट सेशन के डेटास वगैरह को बिटवीन रिक्वेस्ट जो आ रही है, तो यहाँ पे आप इसको करो इग्नोर और इसको भी, ठीक है। एंड अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और ये कोई लिमिटेशन है, ये प्रिंसिपल है जिसका यूज करता है, डेट्स मैंने इसको गलत बोला, तो ये दो ऑप्शन आपकी सही होती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द बिलो डिस्क्राइब JSX जावास्क्रिप्ट XML। तो JSX में आपका क्या होता है कि ये सिंटैक्स, जो JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट XML, तो जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स एक्सटेंशन है, तो पहला सही है। दूसरा, इट इज मेनली यूज विथ रिएक्ट, बिल्कुल रिएक्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं। इट इज अ सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, नहीं भाई ये कोई आपकी सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये मिसलीडिंग है, क्योंकि टेम्पलेट जैसे मुस्टैक टेम्पलेट आप यूज करते हो मुस्टैक सिंटैक्सेस में, तो वो प्राइमरली होती है HTML जनरेशन के लिए, विथ लिमिटेड लॉजिक। और यहाँ पे JSX आप एम्बेड करते हो पूरे के पूरे JS में, JSX को आप पूरे जावास्क्रिप्ट में एम्बेड करते हो, फिर कंपाइल करते हो। ये कोई स्ट्रिंग टेम्पलेट नहीं होती, जिसमें आपने बोला सिंपल टेम्पलेट ही। भाई टेम्पलेट का क्या सीन है कि ये जो आप यूज करते हैं ऐसे मुस्टैक सिंटैक्स वगैरह आपने फ्लास्क वगैरह में देखा होगा, वो तो ये है नहीं ना, आप पूरे JS में इसको एम्बेड करते हो, दैट्स वाई इसको छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन मतलब ऊपर की टॉप की दो सही है। फोर्थ ऑप्शन भी से एज इसने बोला, इट अलाउज राइटिंग जावा एक्सप्रेशन विद JSX टैग, बिल्कुल भाई 200% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर कॉमन मेथड्स यूज फॉर API ऑथेंटिकेशन। तो टोकन बेस्ड OAuth, जेसन वेब टोकन, तीनों सही है, नो डाउट, तीनों की तीनों आपके यहाँ पे क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग रेस्ट एंड GraphQL। तो इनमें से कौन सा है वो फॉल्स है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग GraphQL एंड जो आपकी रेस्ट होती है। तो जी सबसे पहले इसने बोला है रेस्ट इज अ आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो बिल्कुल सही है भाई, आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है इसमें, बिल्कुल होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर स्टेटलेसनेस वगैरह से रिलेटेड चीज, ये सही है। एंड देयर आफ्टर GraphQL इज अ क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ तक GraphQL की बात रही, बिल्कुल क्वेरी लैंग्वेज होता है, और इसको रिक्वेस्ट करते हो सेफ स्पेसिफिक डाटा के लिए, मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ। बोथ क्लाइंट एंड सर्वर शुड बी स्टेटलेस इन रेस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ शुड बी स्टेटलेस इन रेस्ट। देखो ये स्लाइटली इम्प्रिसाइज स्टेटमेंट है, लेकिन जनरली अगर मैं बोलूँ तो जो आपकी कोर्स ट्रीट इसको ट्रू की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कि जो आपकी सर्वर है ना वो स्टेटलेस होनी चाहिए, लाइक जो आपकी रेस्ट से जो आप डिफाइन करते हो वो तो आपकी स्टेटलेस होती है, यहाँ पे क्लाइंट वगैरह भी इसने बोल रखा है, ठीक है, कि दोनों स्टेटलेस होनी चाहिए। ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लाइक इसको इग्नोर करना है, ठीक रहेगा आपके लिए। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। आइदर आई मीन से रेस्ट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल और GraphQL इज अ क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सही आपका यहाँ पे हो सकता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने बोला था फॉल्स, दोनों में से जो फॉल्स है उसको चुनना है, ठीक है। तो बोथ क्लाइंट एंड सर्वर शुड बी स्टेटलेस इन रेस्ट, हाँ सर्वर तो होता है और क्लाइंट भी कुछ कैश वगैरह करता नहीं है, कैशिंग करनी होती है तो एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, तो आप इसको भी सही बोल सकते हो। डेट्स वाई ये तीनों आपकी सही होती है, डेट्स वाई नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा कोई भी फॉल्स नहीं है, तो ये तीनों आपकी होगी। देयर आफ्टर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट GraphQL के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। इसमें बोला GraphQL के पास मल्टीपल एंड, अच्छा पहला ऑप्शन ना ये, GraphQL allows टाइप सिस्टम टू डिस्क्राइब द स्कीमा फॉर बैकएंड डाटा, कि टाइप सिस्टम आपकी बोलती है ताकि आप बैकएंड डाटा के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर सको बैकएंड डाटा को, किसके थ्रू, टाइप सिस्टम से, बिल्कुल GraphQL अलाउ करती है। GraphQL हैज मल्टीपल एंट्री पॉइंट, कि जी GraphQL में ना मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, सही है भाई, एक साथ ही सब बुलाते हैं। GraphQL कैन वर्क ओनली विथ, भाई ओनली विथ नहीं, ये ओनली विथ बोला ये नहीं होगा। GraphQL रिजॉल्वर्स हेल्प रिजॉल्व क्वेरीज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी फॉल्स है। GraphQL की इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती है नोड के लिए, पाइथन के लिए, ठीक है,
मार्केट में और भी कई सारे लैंग्वेज है, तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये आपका नहीं करता, तो डेट्स वाई ये दोनों आपका सही होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं 8.4। ठीक है, तो इसमें आपका ये सेव है, एक तो टाइप सिस्टम और दूसरा ये, और इसको आप इग्नोर करना, हैज मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स वाले को, क्योंकि फर्स्ट इसमें मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है। Let me search this. Unlike REST, which provide access to predefined resources, GraphQL endpoints still offer access to all data within the perspective schemas. और यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या था, GraphQL मल्टीपल एंट्री पॉइंट, और यहाँ बोला है GraphQL एंट्री पॉइंट स्टिल ऑफर एक्सेस टू ऑल डाटा विद इन द I mean say respective schema. This enable us to fetch exactly what we need while maintaining the I mean say flexibility between endpoints जो भी यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। एंड ग्राफ के ओनली ये तो नहीं होगा, इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी, बट ठीक है, ये तो होगा आपका कि रिजॉल्वर हेल्प इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो था इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिटरली आई डोंट थिंक सो। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्राफक्यूएल के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शन फर्स्ट, GraphQL allows type system to describe the schema for backend data, बिल्कुल सही है। सेकंड में सिंपल मल्टीपल एंट्री, भाई देखो अभी आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, बात क्या कि इसमें मल्टीपल एंट्री पॉइंट आपको नहीं देना पड़ता। ठीक है, सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होता है /GraphQL करके। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, गलत है। इसमें बोला GraphQL कैन वर्क ओनली विथ फ्लास्क सर्वर्स, ओनली नहीं भाई, कईयों के साथ काम करता है, गलत है ये दोनों। लास्ट ऑप्शन GraphQL रिजॉल्वर, रिजॉल्वर क्या होता है, फंक्शन होता है, ये 3 या 4 पैरामीटर्स लेता है, जो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी लेक्चर्स में। तो फिर GraphQL रिजॉल्वर हेल्प रिजॉल्व क्वेरीज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज कर सकते हो, फंक्शन जिसमें आप बनाओगे, और उस फंक्शन को आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, नो डाउट। तो डेट्स वाई ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ आपकी 200% एग्जैक्टली सही हो जाती है। अब अपन लोग चलते हैं 8 पॉइंट आई मीन टू से जो आपके ना 8.4 उसमें। तो एक्टिविटी 8.4, एंड विथ एक्टिविटी 8.4 वी आर अबाउट टू स्टार्ट। Why is HTML a popular markup language? तो भाई जो आपकी HTML है वो आपकी पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि उसमें एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है, HTML इवॉल्व हुआ HTML4 से HTML5, और HTML5 में कई सारी न्यू APIs डाली गई, जैसे कैनवास, ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट, फॉर्म, सेमेंटिक एलिमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सटेंसिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न है इसमें कि CSS प्रेजेंटेशन के लिए अलग रहेगा, HTML सिमेंटिक स्ट्रक्चर के लिए रहेगा, JS आपकी बिहेवियर के लिए रहेगा। खैर, तो सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल, HTML हैज बीन अडेप्ट टू न्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो क्या HTML जो है उसने आपकी न्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट वगैरह को अडेप्ट करा है? बिल्कुल करा है। इट इज एक्सटेंसिबल टू वेब कंपोनेंट एंड न्यू टैग JS एनेबल्ड। इट इज डिफिकल्ट टू, भाई डिफिकल्ट टू यूज ये तो नहीं होगा, इसको इग्नोर करो। इट अलाउज सेमेंटिक एंड स्टाइलिंग टू बी सेपरेटेड आउट, बिल्कुल ये भी सही है आपका। सो आपकी 3 ऑप्शन सही होती है, पहली, दूसरी, और इसको छोड़ो, तीसरी वाली सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कंसीडर फॉर ट्रू फॉर मार्कडाउन लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रू है? तो मार्कडाउन टेक्स्ट जो था ना आपका, मार्कडाउन टेक्स्ट इन सोर्स कोड फ्रॉम इज मोर, मतलब सोर्स कोड फॉर्म ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है टू ह्यूमन रीडर, सही है। एंड देयर आफ्टर मार्कडाउन यूजेस इनलाइन मार्कर। मार्कडाउन मतलब क्या, आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे देखो क्या होता है कि आपने इवन व्हाट्सअप अगर आप यूज करते हो तो आप यूज करना, आप कोई भी टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट से पहले एक स्टार लिख दो, और फिर कुछ टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट के बाद भी कुछ स्टार लिख दो, तो वो इसको हाईलाइट कर देता है। ऐसा ही होता है अगर आप अगर आपने वो यूज करा है ना, भाई गूगल करके जो था, जो हम यूज करते थे, गूगल कोलैब, एग्जैक्टली उसमें ये होता था, हेडिंग देना है तो एक हैश दो, उससे छोटी हेडिंग देना है तो 2 हैश दो, उसी को आप मार्कडाउन बोल रहे हो, सही होता है, हम लोग इजीली पढ़ लेते हैं उसको। इज मार्क पॉपुलर यूज इन रीडमी फाइल्स, बिल्कुल .md करके जो रीडमी वाली फाइल्स होती है उसमें यूज करते हैं। ऑल ऑफ द एबव आपकी सही होती है, तो ऑल ऑफ द एबव भी आपकी करेक्ट हो गई यहाँ पे, डेट्स वाई आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ये सारी की सारी आपकी क्या ट्रू हो गई है। अब अपन लोग चलते हैं 8.5 एक्टिविटी पे। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का सबसे पहला क्वेश्चन, जेम स्टैक क्या होता है? जे से जावास्क्रिप्ट, ए से API, और M से आपका मार्कअप होता है। तो जावास्क्रिप्ट, APIs एंड मार्कअप करके ये जो दे रखा है होना चाहिए। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग जेम स्टैक के रिगार्डिंग कौन सा फॉल्स है? तो जेम स्टैक स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट API मार्कअप, ये तो फॉल्स नहीं है। जेम स्टैक टेक्स
storage, logic presentation in consideration. JMS Stack guarantees the high performance and stability of the application. भाई गारंटी करता है और वेट लेट मी चेक. आई डोंट थिंक दिस. हाँ यही सही है. फॉल्स बोला था ना एग्जैक्टली क्योंकि ये गारंटीज बोला ना इसमें, दैट्स वाई फॉल्स में आप यही चुनो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक साइट जनरेशन. भाई पेंडॉक. पेंडॉक नहीं है. पेंडॉक का यूज आप रीडमी फाइल्स मार्कडाउन वगैरह के लिए जनरली करते हो, अगर पीडीएफ जनरेशन के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट जेएमएस स्टैक. तो सबसे पहला सीडीएम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स आर कॉमनली यूज्ड टू होस्ट द स्टैटिक कंटेंट ऑफ द साइट. बिल्कुल यूज करते हो. आपने बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करा है तो सीडीएन का यूज करते हैं. जेएमएस स्टैक एप्लीकेशन आर फास्टर एंड मोर सिक्योर. सही है. स्टैटिक ये फास्ट और सिक्योर होता है लिटरली. स्टैटिक साइट जनरेटर्स कैन बी यूज टू जनरेट स्टैटिक फाइल्स बेस्ड ऑन सोर्स फाइल्स प्रोवाइडेड. ये भी आपकी सही है. कि जो आपकी एसएसजी होती है ना, आई होप देखो मैंने बोला स्टैटिक साइट जनरेशन, हो सकता है आप ना समझ पाओ तो प्लीज एक बार लेक्चर देख लो, मैंने उसमें बताया तो आप इजीली इससे कनेक्ट कर पाओगे. तो स्टैटिक साइट जनरेटर्स कैन बी यूज टू जनरेट स्टैटिक फाइल्स बेस्ड ऑन सोर्स फाइल प्रोवाइडेड. सही है भाई. जो भी सोर्स फाइल दोगे उसी के बेस्ड पे वो उसकी स्टैटिक फाइल जनरेट करके सर्वर पे स्टोर कर देता है और फिर जब भी आपको जरूरत होती है वो उसी पर्टिकुलर फाइल को रिटर्न करता है. एंड अब अपन लोग आ गए कहाँ पे, तो फिर अब अपन लोग आ गए तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट को. तो जी सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेब एपीआई डिजाइन. तो उसमें क्या होता है, एचटीटीपी स्टैंडर्ड्स पे काम करना चाहिए. ठीक है. और जो रिसोर्स हो गया और जो रिक्वायर्ड बिहेवियर ऑफ क्लाइंट है, मतलब यहाँ थर्ड ऑप्शन दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसोर्स एंड रिक्वायर्ड बिहेवियर ऑफ क्लाइंट. हाँ भाई वेब एपीआई में तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मोर और लेस यहाँ पे होनी ही चाहिए. ठीक है. एंड फिर इसके बाद अब आपकी ये वाली आ जाती है सेकंड ऑप्शन. अच्छा थर्ड मैंने पहले बता दिया कि द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कन्वेंशंस फॉर लिस्टिंग डाटा बिलोंग टू पर्टिकुलर रिसोर्स. ये भी सही है. आप बोलोगे ये क्यों सही बोल रहे हो आप, लाइक ये जो आपने बोला कन्वेंशन, देखो कन्वेंशन से यहाँ ये मतलब है कि क्लियर कैटेगरीज होनी चाहिए. जैसे स्टार्टर्स, मेन कोर्सेस क्या है. अगर आप एपीआई बना रहे हो तो मेन कोर्सेस क्या है, स्टार्टर्स क्या है, कौन सा एंड पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट करोगे फेचिंग, होम के लिए क्या एंड पॉइंट. तो उन्हीं चीज़ों तीनों ऑप्शन आपके से ऑल ऑफ द एबव आप इसमें लगा सकते हो. ठीक है जी. एंड आई होप आपको समझ आया हो. एंड अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज GraphQL कैन बी यूज. पाइथन के साथ, जावा के साथ, C++, तीनों के साथ यूज कर सकते हो. व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग CMS कंटेंट मैनेजमेंट. आपकी जो होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी होती है उसी के रिगार्डिंग बोला गया. इनमें से कौन सी आपकी जो दे रखी है वो आपकी ट्रू है. ठीक है. तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है A CMS allows an end user to create and manage online content. बिल्कुल भाई सही है ये. CMS user must have knowledge of front end and back end. नहीं भाई ऐसा नहीं है front end and back end. ऐसा नहीं होता कि आपको front end and back end दोनों की नॉलेज चाहिए. इवन जो मॉडर्न CMS है, जो आज की CMS है, कई मायनों में तो वो तो आपको बैक एंड की चीज़ें दे भी देती है. मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सेपरेटली देती है. तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें चाहिए, कि दोनों की नॉलेज होनी ही चाहिए. वर्डप्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ CMS. बिल्कुल वर्डप्रेस आपने यूज़ करा है, CMS का एग्जांपल है. वहाँ पे आप को फ्रंट एंड बैक एंड की नॉलेज लगती है, नहीं लगती है. ऐसे भी मत ऑप्शन को देख के भी आप उसको गलत कर सकते हो. पहला और तीसरा आपका ऑप्शन सही है. CMS मस्ट अलाउ यूजर मैनेजमेंट विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोला है इसने. देखो सारी आपकी CMS इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती कि वो यूज़र, वो मतलब उसके लिए ये चीज़ें ऑप्शनल है. यूज़र मैनेजमेंट ऑप्शनल है. ठीक है. कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कर, जैसे वर्डप्रेस को आप इंडिविजुअली भी यूज़ करते हो. तो ऐसा नहीं कि CMS को बिल्कुल मस्ट अलाउ. इसने क्या बोला भाई, मस्ट अलाउ यूज़र मैनेजमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन. इग्नोर करो पहला और तीसरा सही, आप देख भी सकते हो. सो दैट्स वाई. एंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग REST API के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रू है. तो REST API क्या है, एक API है जिसका काम है फ्रंट एंड और बैक एंड को डिकपल करना, दोनों के बीच डिपेंडेंसी को कम करना. एब्स्ट्रैक्ट लेयर एक बना देता है API. फ्रंट एंड और बैक एंड को कुछ डाटा चाहिए होगा, कुछ बात करनी होगी तो API के थ्रू करता है. दैट्स पहला ऑप्शन से. दूसरा ऑप्शन, API इज प्राइमरली बिल्ड फॉर एंड यूज्ड बाय एन एंड यूजर. मतलब एंड यूजर के लिए ये बिल्ड करते हो, यूज कर. नहीं भाई, API को डायरेक्टली एंड यूजर यूज नहीं करते.
ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि आपने बोला यूजर/1, मतलब यूजर/ मतलब ऐसी आईडी जिसकी आईडी 1 है, वो आपने ब्राउज करा नॉर्मली, तो आपका ऐप उसको लेके दे देगा। लेकिन आप खुद से थोड़े ही कॉल करते हो, आप खुद से थोड़े ही लिखते हो कि यूजर/1 चाहिए। नहीं, कोई यूजर था, उसकी आईडी थी जो कि फर्स्ट पे थे, उसको क्लिक करा तो उसने इसको कॉल कर दिया, बस हो गया और क्या। तो आप एंड यूजर खुद से थोड़ी ही करते हैं, इग्नोर करो। एन एपीआई डिफाइंस मल्टीपल एंड पॉइंट्स, एक एपीआई डिफाइन करता है मल्टीपल एंड पॉइंट। हाँ भाई, ये रेस्ट में इशूज के तौर पे भी हम कंसीडर करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग रेस्टफुल एपीआई। इसमें सिंगल एंड पॉइंट नहीं भाई, सिंगल एंड पॉइंट डील्स विद सिंगल। हाँ, सिंगल एंड पॉइंट है तो सिंगल एंटिटी के साथ डील करेगा। जैसे स्लैश यूजर, यूजर वाले टेबल के डेटा के ऊपर ऑपरेशन करेगा। स्लैश जो आपकी है प्रोफाइल, वो प्रोफाइल वाले स्कीमा के डेटा के साथ ऑपरेशन करेगा। An endpoint in API cannot perform a write operation on database। नहीं भाई, बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। An endpoint in API can just meant for read only operation। हाँ, endpoint in API उसको आप सिर्फ read operation के लिए यूज कर सकते हो, मतलब डिफाइन कर सकते हो। well an endpoint in API can just be meant for बस रीड करना है इससे भाई। बट अगर राइट के लिए भी आप डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। डेट्स ऊपर के ऑप्शन जो थे ना, मैंने इसको रिजेक्ट करा। Which of the following statement is a true in the I mean say not true, it's false, हमें false चुनना in the context of REST। तो इसने बोला HTTP get method should not trigger a write operation on database। भाई HTTP की get method write operation ट्रीट सही तो है, ये तो ट्रू है। क्योंकि गेट का काम है रीड करना, तो राइट क्यों, ये ट्रू है। नेक्स्ट में इसने बोला पोस्ट मेथड को ट्रिगर नहीं करना चाहिए राइट ऑपरेशन, ये तो फॉल्स हो गया। पोस्ट का तो काम नहीं होता है ट्रिगर करना। डिलीट मेथड शुड बी सेफ, डिलीट मेथड आपकी सेफ होनी चाहिए। सेफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, सेफ होनी चाहिए मतलब क्या, सेफ तो होती है जो डिलीट आप बोलो डिलीट, तो वो डिलीट करेगी ना। सेफ्टी से कैसे डिलीट कर रहे हो आप। डिलीट कुछ करना है आपको, किसी चीज को डस्टबिन में डालना है तो आप डालोगे, फॉल्स इसको भी कंसिडर करेंगे हम। HTTP पैच मेथड रिक्वेस्ट आर नॉट कैसेबल, सही है भाई, इसमें कैसेबल नहीं होती। और पुट और पैच के बीच में मैंने डिफरेंस ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो दो फॉल्स हो गए आपका, एक तो ये एंड देयर आफ्टर दूसरी आपकी ये वाली चीज है फॉल्स हो गई। नेक्स्ट आपकी हो गई विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर्ड द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिफाइनिंग एंड पॉइंट्स इन रेस्ट एपीआई। सबसे पहले इसने बोला है द HTTP verbs आर डिस्करेज्ड एंड नाउन शुड बी यूज। बिल्कुल इसका यूज करना चाहिए कि वर्ब को डिस्करेज करो भाई, नाउन का यूज करो। अब बोलोगे इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें, प्रोनाउन नहीं आई भाई, विश्वस नाउन है। देखो वर्ब से क्या मतलब होता है, वर्ब से मतलब होता है आपका कि काम करना, क्या करना है। सपोज करो आपने कोई ऐसी एंड पॉइंट डिफाइन कर दिया, आपको यूजर का जो डाटा ला के देती है उसका नाम आपने बोल दिया गेट यूजर्स, तो भाई ये तो वर्ब हो गया ना। इंस्टेड आप अगर सिर्फ यूजर देते तो ये सारे यूजर को डेनोट कर रहा था, ये नाउन हो गया। वही बोला जा रहा है कि भाई नाउन का यूज करना चाहिए इंस्टेड वर्ब। कभी भी एपीआई डिफाइन करो गेट यूजर्स वगैरह ऐसे मत देना। नेक्स्ट में इसने बोला एप्रोप्रिएट HTTP स्टेटस कोड शुड बी यूज्ड व्हाइल सेंडिंग बैक द रिस्पॉन्सेस, सही है भाई। नेक्स्ट में इसने बोला जेसन फॉर्मेट शुड नॉट बी यूज फॉर सेंडिंग रिसीविंग डाटा। भाई जेसन फॉर्मेट का इसीलिए तो हम यूज करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला, शुड नॉट, सिर्फ शुड बोलता तो सही हो सकता था। डॉक्यूमेंटेशन नीड नॉट लिस्ट ऑल अवेलेबल एंड पॉइंट्स, वहाँ सारे के सारे एंड पॉइंट को डॉक्यूमेंटेशन नीड नॉट लिस्ट। भाई लिस्ट तो सबको करोगे ना, स्लैश यूजर है, स्लैश अबाउट है, स्लैश प्रोफाइल है, कौन क्या कर रहा है, तो इसने बोला नोट लिस्ट, तो इग्नोर करो। सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे, ये दोनों सही होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग परमालिंक। आई होप परमालिंक्स आपके क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। परमालिंक का क्या है कि एक परमानेंट और यूनिक दोनों को मिला के बनाया जाता है, जैसे आईडी के तौर पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल वेट परमालिंक्स मैं देखता हूँ, हमें वो चुनना है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो कि फॉल्स है परमालिंक्स के रिगार्डिंग। तो हमें परमालिंक्स यहाँ पे सर्च करा, देखो परमानेंट लिंक शॉर्ट फॉर परमालिंक को मतलब फुल फॉर्म इसकी परमानेंट लिंक होती है, ठीक है। और यहाँ कई चीज़ें दे रखी है कि इंडेक्सिंग वगैरह में हेल्प करता है, एसईओ में एटसेट्रा एटसेट्रा। परमालिंक एग्जाम्पल वेट, ये तो कोई एग्जाम्पल, अच्छा ये देखो परमालिंक इज अ परमानेंट लिंक जिसका आप यूज करते हो, जैसे एसईओ स्ट्रेटेजी करके क्लिक करोगे तो कहाँ जाओगे, या फिर इसमें जो भी यहाँ आपका दे रखा है। खैर,
तो अगर आप आओगे इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, तो बोला है फॉल्स को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है फॉल्स सिर्फ एक ही है इसमें, कि परमालिंक आपकी ह्यूमन रीडेबल होती है। भाई ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है हमेशा, होती है हमेशा नहीं होती है। अब आप बोलोगे बट आपने तो यहाँ दिखाया ये तो ह्यूमन, आप पढ़ तो लिया हमने इसको, आप पढ़ लेते हो भाई, हमेशा नहीं पढ़ पाते, अब कई बार आईडी वगैरह में मतलब चीज़ दी हुई होती है। तो डेट्स वाई आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट भी वीक 8 की होती है, यही है। मिलते हैं वीक 9। हेलो एवरीवन, तो फिर आज हम करने वाले हैं वीक मैथ 2 वीक 9 के एक्टिविटीज़, ठीक है। एक्टिविटीज़ और पीएस भी हम इसी में जनरली सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो फिर चलिए लेट्स बिगिन। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट मोड अवेलेबल विथ फ्लास्क सर्वर। और मल्टीपल ऑप्शन है कि कौन से मोड है जो कि अवेलेबल होते हैं फ्लास्क सर्वर्स के लिए, मतलब डिफॉल्ट में। तो पहला वो थ्रेडेड बोला, दूसरा आई होप थ्रेडेड का मतलब आप समझ रहे हो, थ्रेड क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। पहला थ्रेडेड, दूसरा नॉन थ्रेडेड, और तीसरा ऑप्शन यहाँ बोल रखा है थ्रेडेड मोड एंड कॉन्फ़िग कैन नॉट बी चेंज, मतलब मोड तो थ्रेडेड है बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती। और फोर्थ ऑप्शन में क्लास बोला इसने कि नॉन थ्रेडेड मोड है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती। देखो भाई ये दोनों ऑप्शन आपके होंगे नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब आप ऐप डॉट रन करते हो ना, जब आप फ्लास्क में ऐप डॉट रन करते हो तो उस समय आप मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पैरामीटर्स इसके अंदर अवेलेबल करवाते हो, जैसे पोर्ट वगैरह क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही एक और आपका पैरामीटर होता है, पैरामीटर बोल रहा हूँ मैं, एक और होता है, ठीक है, थ्रेडेड बोलते हैं उसको। अगर आपने देखो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, ये इसका पैरामीटर होता है, यहाँ पे आप इसके अंदर डिफाइन करते हो बाय डिफॉल्ट, तो ये जो है वो ट्रू होता है, बट अगर आप इसको फॉल्स करना चाहो तो कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये ट्रू है मतलब ये मल्टीपल थ्रेडेड है, मतलब आपके प्रोग्राम्स वगैरह ब्लॉक नहीं होंगे। अगर एक थ्रेड है वो आपके एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर आपने अगर दूसरा टास्क रन करा तो दूसरा वाला जो थ्रेड है वो उस पर्टिकुलर टास्क को क्या करेगा भाई, एग्जीक्यूट कर लेगा। ये चीज़ होती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट सिर्फ यही नहीं होता, एक और प्रोसेसर होता है। पहला तो मैंने ये बताया, एक और प्रोसेसर आपका होता है प्रोसेसर्स करके, ठीक है, प्रोसेसर्स करके एक और प्रोसेसर होता है। यहाँ पे एन प्रोसेसर, मतलब 10-12 जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। तो डेट्स वाई ये आपका थ्रेडेड होता है, नॉन थ्रेडेड तो होता नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ट्रू बोला तो मल्टीपल, हाँ अगर आप इसको फॉल्स बोल देते तो बात अलग थी, फिर तो सिंगल थ्रेडेड हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट मोड। भाई डिफॉल्ट मोड क्या होता है, तो डिफॉल्ट मोड आपका ट्रू ही होता है। अच्छे से सुन लो, डिफॉल्ट मोड ट्रू ही होता है। आप खुद से फॉल्स करना चाहो अलग बात है, जब खुद से फॉल्स कर लोगे तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यार थ्रेडेड सही आंसर है, नॉन थ्रेडेड तो होने से रहा। यहाँ पे ये भी सही हो सकता था, बट इसने क्या बोला, भाई थ्रेडेड मोड तो होता है बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, बिल्कुल, अगर हम इस ट्रू को फॉल्स कर दें तो फिर ये थ्रेड काम नहीं करेगा, सिंगल थ्रेड चलेगा। तो डेट्स वाई ये दोनों ऑप्शन मैंने हटाया, चूंकि इसने बोला कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती। और आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैंने थ्रेडेड यहाँ पे क्यों करेक्ट करा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे अब अपन लोग चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में बोला गया है कि विच आई मीन चूज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। सबसे पहले इसने बोला concurrency achieved using context switching in single core environment, 200% सही है। देखो कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैरेललिज्म में ना मल्टीपल फाइल्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, और कॉन्करेंसी में क्या होता है कि एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता। देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने अपने पीसी में 10 ब्राउजर पे टैब्स खोल रखे हैं और आपने एक साथ सबको लॉन्च कर दिया, कुछ सर्च करना था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होगा कि आपको दिखेगा कि सब लोड हो रहा है, एक साथ सारा का सारा लोड हो रहा है। बट कॉन्करेंसी में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि सब आपस में टाइम स्लाइसिंग कर लेते हैं कि भाई 2 मिली सेकेंड तुम चल लो, 2 मिली सेकेंड तुम चल लो, ऐसा कुछ। तो इससे आपको लगता है क्या कि जो इसकी प्रोसेसिंग है ना वो बिल्कुल ही फास्ट चल रही है, बिल्कुल एक साथ चल रही है, बट एक साथ चल नहीं रही होती। वो इतना फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब वो जो सीपीयू में रजिस्टर होता है जिसमें आप रन करते हो कि मुझे पहले मैं रन करूंगा, फिर सीपीयू बोलता है अच्छा तुम अब निकलो, अब दूसरा वाला जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। तो इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है पैरेलल चीजें चल रही है, बट कॉन्करेंसी में पैरेलल नहीं हो रही होता, ठीक है। पैरेललिज्म में पैरेलल होता है एग्जैक्टली, बट उसमें फिर एक्स्ट्रा सीपीयूज वगैरह चाहिए होता है, वो एक अलग सा मुद्दा है। तो पहला सही है। दूसरा ऑप्शन में इसने बोला इन कॉन्करेंसी वन थ्रेड मस्ट बी कंप्लीट बिफोर अनदर थ्रेड स्टार्ट। नहीं भाई ऐसा नहीं होता कि एक थ्रेड अपना काम कर ले फिर दूसरा स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, सब में टाइम स्लाइसिंग चल रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चल रही है, थोड़े थोड़े देर के लिए सारे चल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अब इसने बोला ये भी सही है, इन पैरेललिज्म मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो सेम टाइम पे ऑन मल्टीपल प्रोसेसर, एग्जैक्टली दैट्स व्हाई एक पावरफुल सीपीयू हमें चाहिए होता है कि पैरेललिज्म में सारी चीजें पैरेलल चलानी है, कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह नहीं करना।
तो यहाँ दो ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, ओ गॉड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर एसिंक्रोनस टास्क ऑन द बैक एंड। आई होप एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच का डिफरेंस आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने जस्ट मैड वन करा है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला, दे आर यूजुअली यूज टू रन एसिंक्रोनसली कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क, कि जो ऐसे टास्क जो कि कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसे टास्क को हम एसिंक्रोनसली चलाना प्रेफर करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त ले रहा है तो एसिंक्रोनसली चलेंगे। अभी तक आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, उसमें जो वेब एपीआईज होती हैं जिसमें आप टाइम इंटरवल्स की चीज़ें डालते हो, या फिर कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, आप वो ज़्यादा वक्त ले रहा है तो आप उसको डालते हो, वो सब क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। दे आर यूजुअली यूज टू रन एसिंक्रोनसली, जो भी हैवी टास्क है उसको हम एसिंक्रोनसली रन करते हैं, सही है। नेक्स्ट में इसने बोला, इट इज पॉसिबल टू हैव वन फ्रंट सर्वर एंड कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क आर हैंडल्ड ओवर टू टास्क सर्वर एंड नोटिफाइड एसिंक्रोनसली। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। स्पेशली जब इसकी बात करी जाती है एसिंक्रोनस टास्क को, तो आप उसको सैलरी वगैरह का यूज़ करके आप उसको क्या करते हो, ऑफलोड कर देते हो, जो भी हैवी कंप्यूटेशन की टास्क होती है सेपरेट टास्क सर्वर में, मतलब सैलरी का यूज़ करके एसिंक्रोनस टास्क को आप ऑफलोड कर देते हो, डाल देते हो एक सेपरेट टास्क सर्वर में, ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ चल रही होती है, और फ्रंट एंड आपका इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर देता है, मतलब उसको नोटिफाई कर दिया जाता है कि जो टास्क है वो चल रही है, उसका क्या स्टेटस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। खैर ये सारी चीज़ें तो मैंने लेक्चर में कवर करी है, तो ये तो सही है। यहाँ बोला कि क्लाइंट ओनली गेट रिस्पॉन्स बैक आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड, बिल्कुल भी नहीं। एसिंक्रोनस टास्क में हम यूज करते हैं स्लेरी टाइप, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके हैवी टास्क को डाल देता है दूसरे टास्क सर्वर में, और वहां पे वो एग्जीक्यूट होता है, बट एग्जीक्यूट होने में जो वक्त लग रहा है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो तुरंत मिल जाता है कि जी आपकी टास्क चल रही है, प्रोग्रेस मैच होगी। ये गलत है यहाँ पे, इसे बोला कंप्लीट होने पे ही मिलेगा, नहीं, इग्नोर करो। द वेब सर्वर एंड टास्क सर्वर नीड टू इम्प्लीमेंट इन सेम लैंग्वेज, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई कि सेम लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पे बस दो ऑप्शन, पहला और दूसरा आपका 200% सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो देखो, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल्स हैं। अब मल्टीपल सिस्टम में आपने कोई ऑपरेशन करा तो मल्टीपल सिस्टम ट्राई करेंगी किसी फाइल को एक्सेस करने का, तो सारी सिस्टम अगर एक ही साथ एक्सेस करो ना, तो हो सकता है कई बार डेडलॉक की सिचुएशन, बिल्कुल सिक्योरिटी की सिचुएशन इशूज हो सकते हैं, कि एक अगर हैक हुआ तो हो सकता है बाकी सबके ऊपर भी इम्पैक्ट करे, और फेल्योर्स वगैरह को हैंडल करना होता है रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स, हैंडलिंग फेल्योर्स इन अ रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। तीनों ही सही है, दैट्स ऑल ऑफ द एबव को आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब अपन लोग, एंड ये आपका 9.2। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर मैसेजिंग क्यू। आई होप मैसेजिंग क्यू आप पढ़ चुके हो। तो इसने बोला है, इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच, बिल्कुल नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, ठीक है। क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्यू में ऐसा कुछ नहीं होता जी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की आप यहाँ पे बात करो, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अब अपन लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनरली मैसेज को आप डीकपल करने के लिए यूज करते हो, कि सर्वर और जो आपका फ्रंट एंड है, जो क्लाइंट है, उन दोनों से आप डीकपल्ड कर पाओ, दोनों की डिपेंडेंसी कम कर पाओ। डेट्स यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि सेंडिंग ऑफ मैसेजेस इज डीकपल्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ मैसेजेस। 200% सही है ये यहाँ पे। फिर बोला कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस, नहीं भाई, ए सिंक्रोनस हो जाता है, गलत है। इट फॉलोज, ये जो पहला ऑप्शन था ये तो आपका गलत था, आई होप आप समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ इसमें फीफो चलता है क्यूज में, तो सिर्फ ये सही है आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैसेज क्यूज की क्या क्या बेनिफिट है। स्केलेबिलिटी, बिल्कुल एसिंक्रोनसली आपके टास्क को करने में हेल्प करता है, जाहिर सी बात है। बैच प्रोसेसिंग, ईजी मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होगा, सारी सही है। विच ऑफ द बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग पब सब मैसेजिंग। आई होप पब सब इस में आपको पता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में चलता है। एक पब्लिशर होता है, उसके मल्टीपल सब्सक्राइबर्स होते हैं, जैसे रेडियो स्टेशन आपका हो गया, रेडियो स्टेशन न्यूज़ देता है और मल्टीपल जो उसके यूजर्स हैं वो उसको सुनते हैं। खैर, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका सही क्या दे रखा है। इसने बोला इट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिश सब्सक्राइब। पब सब का मतलब फुल फॉर्म यही होता है, पब्लिश और सब्सक्राइब। दैट्स पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में इसने बोला द पब्लिशर कैन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस टू सेलेक्टिव सब्सक्राइबर। जी की सेलेक्टिव नहीं भाई, मल्टीपल सब्सक्राइबर्स होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ सेलेक्टिव को दोगे। रेडियो स्टेशन से कोई न्यूज चल रही है आपके रेडियो पे, ट्रांजिस्टर पे,
तो भाई सारे लोग सुनते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि उसको कोई सेलेक्टिव बंदा ही सुनेगा। हाँ वो सीन अलग है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर उसका जो सिग्नल है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आता हो, दूसरे में ना आता हो, वो एक अलग केस है। बट इसने बोला सेलेक्टिव सब्सक्राइबर, भाई ऐसा नहीं होता, तो इग्नोर करो इसमें। द मैसेज फिल्टरिंग इज पॉसिबल ऑन सब्सक्राइबर सेंड, बिल्कुल 200% मैसेज की फिल्टरिंग पॉसिबल है। एंड द पब्लिशर्स नीड नॉट बी अवेयर ऑफ सब्सक्राइबर, बिल्कुल भाई रेडियो स्टेशन को क्या फर्क पड़ता है कि आप दिल्ली में बैठ के सुन रहे हो, बेंगलोर में सुन रहे हो, दे लिटरली डोंट केयर। सो डेट्स आपकी ये 3 ऑप्शन सही होती है, इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी सही है, 1 2 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे चलता हूँ, विच आर द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा ट्रू है। AMQP, आई होप आपको AMQP के बारे में पता हो। AMQP का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, AMQP का फुल फॉर्म होता है एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग मतलब प्रोटोकॉल। 200% यहाँ पे ये सही है। जैसे रैबिट MQ को इम्प्लीमेंट करते हो आप AMQP का यूज करके, ये भी सही है। इट इज स्टैंडर्डाइज द मैसेजिंग यूजिंग प्रोड्यूसर ब्रोकर कंज्यूमर, हाँ जी 200% सही है। तो डेट्स वाई आपकी एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे 200% सही हो जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। देयर आफ्टर अब अपन लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्टिविटी पे, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो फिर सबसे नंबर 9.3 की एक्टिविटीज पे, तो जी सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग। ये पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग के अकॉर्डिंग मतलब रिगार्डिंग इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। तो जी हाँ सबसे पहला ऑप्शन बोला है देयर इज 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस बिटवीन मैसेज सेंडर एंड मैसेज रिसीवर, सही है। पॉइंट टू पॉइंट की बात करी गई है, तो 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस बिटवीन मैसेज सेंडर और रिसीवर के बीच में। हर एक मैसेज को सिर्फ एक बार कंज्यूम करोगे, 200% सही भाई। पॉइंट टू पॉइंट है ना, P2P भी आप इसको जनरली बोलते हो, पीयर टू पीयर समझो, खैर वो चीजें अलग है, बट ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट में इसने बोला कि इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स आप कंज्यूम नहीं करते। द मैसेज सेंडर मस्ट नो रिसीवर, देखिए रिसीवर जो मैसेज सेंडर है ना, जैसे व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे मैसेज भेजा, वो मुझे जान रहा होगा तब तो उसने भेजा है, मेरा नंबर उसके पास है तब तो उसने भेजा है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, पॉइंट टू पॉइंट आप व्हाट्सएप मैसेज को ही समझ सकते हो। 3 ऑप्शन सही है, इसको छोड़ के बाकी क्या पे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है 200% करेक्ट है जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट में विच ऑफ द बिलो इज आर सम रेडिस मोटिव्स। तो रेडिस मोटिव्स कौन है भाई, चारों हैं। रेडिस टाइम सीरीज है, रेडिस AI, रेडिस ग्राफ, रेडिस एसक्यूएल। तो कैसे आप इन मॉड्यूल्स का यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, किसके साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट पर्पसेस क्या है रेडिस को यूज करने के। तो इसमें कैशिंग मिल जाती है, एज अ मैसेज ब्रोकर काम कर लेता है, नो SQL डेटाबेस के तौर पे भी आप इसका उस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले ऑप्शन में इसने बोल रखा है यहाँ पे जी की स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, भाई स्ट्रक्चर्ड रेडिस जो है ना, स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटाबेस आपका नहीं देता, ये सिर्फ की वैल्यू पेयर में नो SQL टाइप देती है। तो डेट्स वाई इसको इग्नोर करना बेहतर होगा पहले वाले को। और रेडिस का फुल फॉर्म क्या होता है, रिमोट डिक्शनरी सर्वर रैपिड डाटा। तो एज फार एज आई नो रिमोट डिक्शनरी सर्वर होता है, ये मैंने भी डिस्कस कर रहा है अपने लेक्चर में जो आपकी थ्योरीज है उसमें, ठीक है। एंड अब ये 9.4 का सबसे पहला ऑप्शन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पुल क्यू। तो जी पुल क्यू के रिगार्ड मतलब अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सॉरी हाँ पुल क्यू के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू है। तो मतलब पुल क्यूज का यूज करा जाता है तो बैच टास्क टुगेदर, बिल्कुल सही है। टास्क को एक साथ बैच करने के लिए आप इसे आई होप मैं जब बोलूँ ना कि टास्क को एक साथ बैच करना है तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हो, और नहीं समझ पा रहे तो प्लीज एक बार लेक्चर देख लो, क्योंकि इन सब को फिर से डिस्कस करना तो भाई फिर एक्टिविटीज भी आपकी 30-30 मिनट की बन जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं, क्योंकि एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब जाके देख लो थ्योरी, जाहिर सी बात है, और अगर आप थ्योरी देख के आए हो ठीक है तो आपको पता होगा। द सर्वर पोज द क्यू एट राइट इंटरवल, ये भी सही है। टैग्स कैन यूज टू ग्रुप टास्क, मतलब रिलेटेड टास्क जो भी बैच टास्क थी उन सबको एक साथ रिलेट करने के लिए टैग का यूज करते हैं। ऑल ऑफ द एबव होगा यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें सही है। डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है रेडिस सर्वर का, तो जी एज फार एज आई नो इसकी डिफॉल्ट पोर्ट आपकी होती है 6379, इसको याद रख लेना, दैट्स वाई 6379 होती है क्या। तो फिर जी इसकी डिफॉल्ट पोर्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसी के साथ आपकी एक्टिविटीज वीक 9 की खत्म होती है। अब स्टार्ट करते हैं क्या, तो फिर इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट को। सो लेट्स बिगिन PA ऑफ वीक 9 मैथ, ठीक है। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द इनमें से कौन सा ट्रू है, तो देखते हैं ऑप्शंस को। तो जी सबसे पहला ऑप्शन यहाँ बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव कॉन्करेंसी विदाउट पैरेललिज्म, कि भाई आप कॉन्करेंसी अचीव नहीं कर सकते बिना पैरेललिज्म के। तो फिर क्या ये करेक्ट है। तो देखो कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म एज एब्सेंट, कॉन्करेंसी का मतलब क्या है
कि मल्टीपल टास्क के साथ डील करना सेम टाइम में, मतलब सेम टाइम में मल्टीपल टास्क के साथ डील करना, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना सेम टाइम में। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो साइमल्टेनियसली चल रहे, बट ऑन द अदर एंड जब पैरेललिज्म की बात करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल टास्क को एग्जैक्टली सेम टाइम में आपको चलाना होता है। आई होप मैंने जो भी बोला आप समझ पा रहे हो, अगर नहीं तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग पीछे कर लो 10-20 सेकंड्स और सुनो जो जो अभी जस्ट मैंने बोला। तो ये चीज़ें हैं, तो आई होप आप कॉन्करेंसी और इसका डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, नॉट पॉसिबल इसने बोला कि कॉन्करेंसी विदाउट पैरेललिज्म। भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर उल्टा होता ना इसका कि ये पॉसिबल नहीं है पैरेललिज्म अचीव करना बिना कॉन्करेंसी के, तो आप इसको बोल सकते थे कि हाँ जी ये सही है। बट यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि कॉन्करेंसी में एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता, थोड़े थोड़े वक्त में एग्जीक्यूट होता है, साइमल्टेनियसली नहीं होता। बट बस यहाँ पे आपको दिखता है साइमल्टेनियसली होता नहीं, पैरेललिज्म में बिल्कुल साइमल्टेनियसली आप कराते हो। तो ये तो सही नहीं है क्योंकि यहाँ इसने बोला नॉट पॉसिबल, इग्नोर करो। दूसरे ऑप्शन में इसने बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट सिंक्रोनस प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। भाई बिल्कुल पॉसिबल है। और अभी आप वीक 9 में हो, आपने मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स लिखे होंगे जो सिंक्रोनस होंगे, 200% ये है ऐसा। अ प्रोसेस कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, बिल्कुल सही है। प्रोसेस जो आपकी होती है वहां से आप मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि जैसे ओएस प्रोसेसेस मल्टीपल थ्रेड्स आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये सही है। और ये मतलब आपकी ये तो सही हो गई। वेट, हाँ जस्ट वेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू, अच्छा इसने नॉट पॉसिबल बोला ना, दैट्स वाई ये रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है। ये आपकी 200% सही है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में इसने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या क्या था अभी जस्ट एक्टिविटी में मैंने बताया कि एक कंज्यूमर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा, सिर्फ वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। और मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन, मतलब इन दोनों में क्या डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे डिस्कस करा गया। देयर आर टू मैनी कनेक्शंस, वेट व्हाट आर दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इन दोनों के जो डिसएडवांटेज है ना उनको यहाँ दिया गया और कौन कौन से वो बताओ। तो देयर आर मेनी कनेक्शन, सबसे पहले इसने बोला जी कि कई सारे कनेक्शन हो जाएंगे। देखो आप पॉइंट टू पॉइंट यूज करो या मेनी टू मेनी, हर एक सर्वर कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्टली हर एक दूसरे सर्वर से। तो यहाँ पे तो मल्टीपल सर्वर से कनेक्शन हो गया ना, तो सही है ये भी। नेक्स्ट में इसने बोला कि यहाँ पे स्केलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है। बिल्कुल भाई, आज अगर 100 सिस्टम है सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कल 1000 सिस्टम होगा तो मतलब कितना आप स्केल कर लोगे। एंड थर्ड ऑप्शन इसमें बोला है देयर मे बी कनेक्शंस विच आर नेवर यूज्ड एट ऑल। देयर मे बी कनेक्शंस जो कि अब तक यूज ही नहीं हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। जरूरी नहीं आप सारे सारे सिस्टम का यूज करो, ठीक है। तो सारे सही हैं, डेट्स ऑल ऑफ द अबव, आप यहाँ पे 200% लगा सकते हो। आई होप ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ आया हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन थर्ड में इसने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इनमें से कौन सा फॉल्स है वो बताओ। सबसे पहले इसने बोला जी कि रेडिस यूजेस रेस्ट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जी कि रेस्ट प्रोटोकॉल यूज करता है। भाई रेडिस जो है ना वो प्राइमरली डिजाइन करा गया है टू बी अ मैसेज क्यू। आई होप मैसेज क्यू आप समझते हो। मैसेज क्यू होने के लिए वो प्राइमरली डिजाइन आपका करा गया है रेडिस। और हमें यहाँ पे क्या चुनना है कि इन सब में से कौन सा फॉल्स है आप वो बताओ। तो यहाँ पे बोला कि ये रेडिस वाज प्राइमरली डिजाइन टू बी अ मैसेज क्यू, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपका फॉल्स दे रखा है कि रेडिस जो है ना वो प्राइमरली मैसेज क्यू होने के लिए डिजाइन करा गया, ये आपका यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, ठीक है। एंड सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है आपका कि जो देखो रेडिस के सर्वर में क्या है कि एक की वैल्यू इन मेमोरी डाटा है स्टोर है, ठीक है। इन मेमोरी का मतलब जो रैम वगैरह में आप समझ पा रहे हो। और डिजाइन करा गया कैशिंग के लिए, फास्ट डाटा एक्सेस के लिए। ऑल्दो सपोर्ट करता है ये कई सारे मैसेज क्यू को, मतलब कई सारे नहीं, मैसेज क्यू को बोलेंगे जैसे वाया पब सब के थ्रू करता है, बट ये इसका प्राइम दो। अगर यहाँ पे ये बोला ना कि ये सपोर्ट करता है जी कि ये रेडिस है ना सपोर्ट करता है मैसेज क्यू को, सही सही होता है क्योंकि आप पब सब तो यूज करते हो ना, वो क्या वो यही तो है। बट यहाँ पे इसने बोला प्राइमरली डिजाइन, भाई ये इन मेमोरी डेटाबेस है आपका की वैल्यू पेयर टाइप में। तो यहाँ तो ये फॉल्स हमें चुनना था। तो हमें ये सब तो ट्रू, ये तो ट्रू है कि 6979 पोर्ट पे रेडिस रन करते हैं, जस्ट पिछले एक्टिविटी में मैंने डिस्कस करा। यहाँ पे बस ये फॉल्स है क्योंकि इसने बोला कि भाई प्राइमरली नहीं कर सकता, बट ऐसा इसका मतलब करा सकते हो आप उसको, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इस उसी काम के लिए डिजाइन करा गया है। तो यहाँ ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर गुड इन टर्म्स ऑफ गिविंग बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो देखते हैं भाई। तो द यूज ऑफ ब्लॉकिंग नॉन थ्रेड वेब सर्वर, भाई ये कैसे बेटर एक्सपीरियंस देगा।
एक टास्क कराओगे, दूसरे में तो ये ब्लॉक हो जाएगा, दूसरे का रिस्पॉन्स ढंग से दे नहीं पाएगा, तो फिर तो वहाँ लैगिंग हो जाएगी। जो आपकी यूजर्स हैं वो वेट करते रह जाएंगे, तो कहाँ से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मतलब बिल्कुल गंदा सा हो गया। दूसरे में बोला थ्रेडेड वेब सर्वर्स का यूज करना, बिल्कुल, ताकि मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो सके। लास्ट में बोला है कि सेपरेट डेडिकेटेड मशीन्स यूज करो, एसिंक्रोनस कंप्यूटिंग, जो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टास्क है कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन के तौर पे, ये एसिंक्रोनस कंप्यूटिंग इंटेंसिव टास्क वगैरह के लिए यूज करो सेपरेट डेडिकेटेड मशीन। 200% सही है, तो यहाँ पे दो सही है आपका, एक तो ये हो जाता है और दूसरा आपका ये हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे आपका दो सही हो जाता है। देखिए, यूज ऑफ थ्रेडेड वेब सर्वर, द यूज ऑफ सेपरेटेड डेडिकेटेड मशीन फॉर परफॉर्मिंग एसिंक्रोनस कंप्यूटिंग इंटेंसिव टास्क। एंड अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर जनरल प्रिंसिपल्स फॉर टास्क यूज। तो टास्क यूज के लिए कौन कौन से यहाँ पे आपके जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला है कि पुशिंग अ टास्क ऑन टू क्यू विच शुड बी फास्टर देन एग्जीक्यूटिंग द टास्क। बिल्कुल, टास्क एग्जीक्यूट होने में वक्त लगेगा, फैक्ट है, बट जितनी जल्दी हो सके उसको क्यू में तो डाल दो, ताकि वो अपने नंबर पे लग जाए कि भाई इसके बाद ये टास्क एग्जीक्यूट होगा। सही है ये। एंड नेक्स्ट में इसने बोला कि नीड देयर नीड नॉट बी इनफ वर्कर रिसोर्स टू एम्प्टी द इवेंचुअली। भाई बिल्कुल जरूरत है, हम 10 टास्क डाल रहे हैं तो ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए ना, जो कि जल्दी जल्दी टास्क को कर ले। इसने बोला कोई जरूरत ही नहीं, इनफ मतलब इनफ वर्कर को वहां पे देने की। इग्नोर करो, नॉट वेब वर्कर, दे आर वर्कर जो कि बैकग्राउंड टास्क को ऑफलोड करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्यू में जो आप डालते हो उसको। तो मतलब ये गलत है। नेक्स्ट में बोला इट शुड बी यूज्ड फॉर द टास्क विच डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट रिस्पॉन्स। हाँ, कर सकते हो, नो डाउट, इसके लिए भी कर सकते हो, चल सकती हैं चीजें। तो टास्क क्यू से रिलेटेड ये दोनों आपकी 20% सही होती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मैसेज क्यू के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन, इट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन टू प्रोसेस मैसेज एसिंक्रोनसली। भाई बिल्कुल 200% एसिंक्रोनसली टास्क वगैरह के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को आप यूज कर दो, ताकि वो प्रोसेस कर सके मैसेज को एसिंक्रोनसली, मतलब अलाउ करता है मैसेज क्यू आपको ये सारे काम करने। सही है। नेक्स्ट में इसने बोला है पार्ट्स दैट क्यू द मैसेजेस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। 200% सही है कि जो वो पार्ट जो मैसेज को प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसर है भाई। उसको जो डी क्यू करके जो उसको मतलब यूज करेंगे, डी क्यू कौन करेगा, जो कंज्यूम करने वाला है। प्रोड्यूसर ने क्यू में डाला, कंज्यूमर उसको क्या करेगा, यूज। तो फिर यहाँ पे ये दोनों से होता है। जनरल पार्ट्स दैट डी क्यू इज कॉल्ड प्रो। भाई डी क्यू करना मतलब क्यू से निकालना, निकालने वाला कंज्यूमर होता है, डालने वाला प्रोड्यूसर है जिसने प्रोड्यूस करा है टास्क को। तो यहाँ पे आपकी ये दोनों सही हो जाती है। ठीक है, मतलब तीनों सही हो जाती है इसको छोड़ के। नेक्स्ट वाले में इसने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो भाई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में क्या होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का आप यूज करते हो, मतलब इवेंट ड्रिवन, गौर करना, मैंने बोला इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का आप यूज करते हो, मतलब उसमें आप इवेंट का यूज करते हो ताकि आप ट्रिगर पर कर पाओ डीकपल सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन। जैसे सर्वर क्लाइंट दोनों की दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों को कम्युनिकेट करवाना है, तो कुछ इवेंट ड्रिवन जैसे चीजें होंगी, जैसे वेब सॉकेट्स वगैरह कुछ यूज कर लो, वो एक इवेंट को स्टार्ट करेगी। तो ये सही है। नेक्स्ट में इसने बोला द सर्विस दैट पब्लिश द इवेंट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये भी सही है। नेक्स्ट में इसने बोला द सर्विस दैट फिल्टर्स एंड पुशेस द इवेंट्स टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। क्या बोला इसने बेटा कि यहाँ इसने बोल रखा है जी कि सर्विस जो कि फिल्टर करेंगे और पुश करेंगी इवेंट्स को कंज्यूमर में, उसको प्रोड्यूसर बोलो। टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन आपकी हो जाती है गलत। आप बोलोगे अच्छा गलत तो हो गई, बता दिया गलत हो गई, बट इसके पीछे का आप रीजन क्या देना चाहोगे गलत हो गई। क्योंकि बात यह है कि जब भी आप इवेंट ड्रिवन की बात करते हो ना, तो पब्लिशर वहाँ पे पब सब सब्जेक्ट में लोग पब्लिशर व प्रोड्यूसर बोल दो, और इवेंट राउटर वगैरह आपका होता है, ब्रोकर वगैरह जो कि फिल्टर करता है, डिलीवर करता है, तो वो काम इवेंट राउटर का है, ना कि सर्विस जो कि फिल्टर कर रही है। आप उसको प्रोड्यूसर बोलोगे, प्रोड्यूसर का काम है प्रोड्यूस करना, फिल्टर करना, पुश करना, ये सब राउटर का काम है। गलत है ये, और ये आपकी सही हो जाते हैं। द सर्विस दैट फिल्टर्स, सर्विस दैट व्हाट, सर्विस दैट फिल्टर्स एंड पुशेस टू कंज्यूमर्स इज कॉल्ड राउटर। हाँ, इवेंट राउटर, एज यू नो इवेंट राउटर, कोड में भी मैंने ये चीज दिखाई थी। इसको छोड़ के बाकी तीनों की तीनों ऑप्शन आपकी हो जाती है करेक्ट। ठीक है, एंड या
एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग पब्लिशर, वही पब सब मैसेजिंग के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। देखो हर एक मैसेज को मल्टीपल्स रिसीवर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे, दैट्स वाई ये सही है। और यहाँ पे इसने वन रिसीवर बोला है तो ये ऑप्शन गलत है। बोला मैसेज सेंडर हो सकता है वो ना जाने कि रिसीवर कौन कौन है। बिल्कुल, रेडियो स्टेशन से जो रेडियो न्यूज़ वगैरह चल रहा है रेडियो के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है स्टेशन को कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई ये आपकी सही होती है और ये आपकी बिल्कुल इसके उल्टी है। तो फिर इसको आप गलत बोलोगे और इसको भी आप गलत बोला आपने, और ये दो आपके ऑप्शन यहाँ पे 200% सही हो जाती है। ठीक है जी, तो फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट होती है यही एंड। और मिलता हूँ मैं इसके बाद आपसे इसके ग्रेडेड असाइनमेंट में। ओके, थैंक्स एवरीवन। हे एवरीवन, तो फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वीक 10 की एक्टिविटीज़। तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और जी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू फॉर लाइट वेट एपीआई कॉल्स। तो जी लाइट वेट एपीआई कॉल्स के लिए इनमें से कौन सा है वो ट्रू है, आपको मतलब इनमें से कौन सा ट्रू है वो बताना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द रिक्वेस्ट्स आर यूजुअली सेंट यूजिंग गेट। गौर करना क्या बोला इसमें, एपीआई कॉल्स के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला ऑप्शन कि रिक्वेस्ट आप आमतौर पे जो सेंड करते हो ना गेट का मतलब गेट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आप गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करके आप हमसे सेंड करते हो। देखो यहाँ ये गलत है क्योंकि गेट रिक्वेस्ट की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं। इनफैक्ट जो लाइट वेट एपीआईज होती है ना वो पोस्ट का यूज़ करती हैं डाटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, गेट यूज़ करते हैं रिसीव करने के लिए डाटा को, गलत है ये। दे आर स्विफ्ट एंड वर्क विथ मिनिमल पेलोड। बिल्कुल लाइट वेट एपीआई है तो ये मिनिमल पेलोड के साथ काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कोई डाटा नहीं सेंड करना पड़ता और बहुत स्विफ्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, क्विक होती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ क्या दे रखा है, एंड पॉइंट्स एक्सपोज्ड आर मींट टू पुश मैसेजेस 200%। ये भी सही है कि एंड पॉइंट को आप एक्सपोज कर देते हो ताकि मैसेज वगैरह को पुश वगैरह कर सको। ये भी आपकी 200% सही हो जाती है। मैम मैसेज पुश करने से यहाँ यही सीन है कि सेंड डाटा करो दूसरे सर्वर पे या फिर किसी अनदर सर्विसेज पे। तो डेट्स आपकी दो ऑप्शन सही है ये दोनों। ऊपर वाली में तो इसने सेंट बोला था, सेंट करने के लिए पोस्ट का यूज करते हैं तो वो तो इनकरेक्ट हो गई। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग लाइट वेट एपीएस। तो कौन कौन सा ट्रू है। सबसे पहले से हमारा सर्वर एक्सपोजेस एन एंड पॉइंट ऑन विच कैन रिसीव मैसेजेस। बिल्कुल ये ट्रू है क्योंकि आप यहाँ भी देखो यही मैंने बोला था कि एंड पॉइंट को आप एक्सपोज रखते हो आर मीन टू पुश मैसेजेस समहाउ, तो वही बोला रिसीव मैसेज करके। एंड नेक्स्ट में इसने बोला अदर सर्विसेज कैन रिट्रीव मैसेज फ्रॉम दिस एंड पॉइंट कि जी दूसरी सर्विसेज जो है वो रिट्रीव कर सकती है। तो भाई ये इस तरह से डिजाइन करी गई है कि जो आपकी दूसरी सर्विसेज है वो पुल कर सके या फिर मैसेज को रिट्रीव कर सके। ये तो फिर गेट हो गया, गेट में आप करते हो ना, गेट रिक्वेस्ट रन करते हो, यहाँ सिर्फ पोस्ट के अकॉर्डिंग काम चल रहा होता है ताकि आप डाटा को रिसीव कर पाओ, डाटा को आप सर्च वगैरह कर पाओ। तो डेट्स वाई ये सही हो जाएगा कि रिक्वेस्ट आर यूजुअली थ्रू पोस्ट मेथड 200%, ये दोनों सही है। एंड लास्ट ऑप्शन इसने दिया है द डिटेल्ड डाटा इज सेंड इन रिक्वेस्ट बॉडी। तो आप इन दोनों को इग्नोर करो, पहला ये दूसरा ये आपका 200% सही हो जाता है। ठीक है, एंड अब अपन लोग चलते हैं 10.2 पे। ओके जी, सो लेट्स गो। तो फिर वेब हुक्स से रिलेटेड अब 10.2 में चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। तो जी सबसे पहला यहाँ दे रखा है विच ऑफ द बिलो इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वेब हुक्स। एज यू नो वेब हुक्स में क्या होता है, एक इवेंट ट्रिगर होता है, फिर वो डाटा भेजता है, जनरली पोस्ट का यूज़ करते हो आप उसमें। ऑन द टॉप ऑफ दैट इवेंट ड्रिवन है, लाइक कोई इवेंट हुआ तो ही वो रन करेगा। तो ये चीज़ें इसमें हो रही होती है मोर और लेस। ठीक है, तो चलिए अब अपन लोग उसको देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत। तो सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला है दे आर ऑल्सो कॉल्ड HTTP पुश API, 200% सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इसने बोला है वेब हुक रेस्पॉन्सेज शुड बी। आई होप आपको ये समझ आ रहा है ये मैंने क्यों सही बोला कि वेब हुक में आप पोस्ट करते हो और यूनिडायरेक्शनल वगैरह होता है, डाटा को आप भेजते हो इवेंट ट्रिगर होने पे, दैट्स व्हाई HTTP पुश API। नेक्स्ट में इसने बोला वेब हुक रेस्पॉन्सेज शुड बी एसिंक्रोनस। ये वेब हुक का जो रिस्पॉन्स है ना वो एसिंक्रोनस होना चाहिए, बिल्कुल ये मैंडेटरी नहीं है, कई बार सिंक्रोनस भी होता है, तो शुड बी समहाउ। इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्स एंड सर्वर, बिल्कुल ये भी सही है। वेब हुक सेंड रिक्वेस्ट टू अ गिवन URL इन एप्लीकेशन, ये भी आपकी सही है, मतलब सिर्फ ये गलत है, बाकी पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इंप्लीमेंट वेब हुक कॉलर को कौन इंप्लीमेंट करना है। तो भाई सारे कर लेते हैं यहाँ पे, चाहे स्ट्राइप हो, गिटलैब हो, गिटहब हो, ये मैंने डिस्कस भी करा है कि आप कैसे इसमें यूज कर सकते हो। तो ये ऑल ऑफ द एबव आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो और यहाँ पे आपकी ये सारी की सारी चीज़ें सही होती है। अब अपन लोग चलते हैं एक्टिविटी 10.3 में। और जी 10.3 में वेब सॉकेट्स वगैरह से रिलेटेड डिस्कस करा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो आर ट्रू फॉर वेब सॉकेट्स के लिए कौन सा ट्रू है।
तो यहाँ पे इसने बोला इट प्रोवाइड्स अ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन। ये प्रोवाइड क्या करता है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन। भाई वेब सॉकेट आपकी रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, 200% ये फैक्ट है। आप वेब सॉकेट का यूज करके जो आपकी जूम एप्लीकेशन है ना, जूम या फिर कोई वीडियो कॉल एप्लीकेशन है जहाँ पे रियल टाइम डाटा मतलब ट्रांसफर हो रहा होता है, आप बना सकते हो। तो ये आपकी सही है। नेक्स्ट में इसने बोला था एंटायर कम्युनिकेशन हैपेंस ओवर एचटीटीपी प्रोटोकॉल। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि एंटायर कम्युनिकेशन आपकी एचटीटीपी प्रोटोकॉल से हुआ। एचटीटीपी हैंडशेक होता है, फिर आप उसको अपग्रेड कर देते हो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल में। क्या बोला मैंने, एचटीटीपी हैंडशेक होता है इनिशियली, बट आप उसको वेब सॉकेट प्रोटोकॉल में एट लास्ट अपग्रेड कर देते हो। फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसने बोला है द कनेक्शन शुड बी केप्ट ओपन बिटवीन सर्विसेज। कि कनेक्शन को आप ओपन रखोगे बिटवीन व्हाट, बिटवीन सर्विसेज वगैरह। 200% ये भी सही हो जाती है, और ये दोनों ऑप्शन आपके गलत। इसने बोला वन वे कम्युनिकेशन। भाई दोनों टू वे कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ पे ये दो गलत है, और फर्स्ट और आपकी थर्ड सही। एंड विच ऑफ द बिलो आर वेज टू परफॉर्म कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज। इनमें से किसका आप यूज करते हो परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज को करना। सर्विसेज बोला है आप कि जी सर्विसेज तो वेब सॉकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, पोलिंग का भी, एपीआईज का भी। तो ऑल ऑफ द एबव। एपीआईज का तो आपको पता ही होगा, वेब सॉकेट्स का भी जस्ट मैंने बताया, पोलिंग तो आप जानते ही हो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वेब सॉकेट्स के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है कि ये क्रिएट करता है टू वे कम्युनिकेशन। हाँ सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये दोनों इट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। आई थिंक नहीं, ये कैसे सही हो सकता है कि वन वे कम्युनिकेशन। नहीं नहीं, ये गलत है। यहाँ पे इसने वन वे कम्युनिकेशन, अगर ये टू वे बोल देता ना यहाँ पे, तो भी ये सही हो जाता। तो ये तो होगा नहीं। इसने बोला एचटीटीपी प्रोटोकॉल। मैंने अभी जस्ट बोला है भाई कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल नहीं, ये सिर्फ हैंडशेक इनिशियली करता है, फिर वेब सॉकेट प्रोटोकॉल एट लास्ट यूज करता है। तो डेट्स वाई यहाँ पे सिर्फ आपकी ये वाली सही होती है, ये और ये सब की सब जो है वो गलत है। तो थर्ड में पहला सही हुआ, इसमें ऑल ऑफ द एबव, और इसमें आपकी ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट होती है। अब चलते हैं एक्टिविटी 10.4 पे। तो जी 10.4 में आपको अगर डिस्कस करा गया, तो जी 10.4 में पुश टू क्लाइंट से रिलेटेड चीज़ें, तो पोलिंग वगैरह हो गई, पुश नोटिफिकेशन, ये सब होगा। बोला विच ऑफ द फ्लोइंग बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग पोलिंग। पोलिंग के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, ये ट्रू है ना कि पोलिंग क्या करता है, फिक्स्ड इंटरवल पोलिंग इज कॉल्ड लॉन्ग पोलिंग। क्या फिक्स इंटरवल पोलिंग को आप लॉन्ग पोलिंग बोलते हो? नहीं भाई, उसको शॉर्ट पोलिंग बोलते हैं, जो हर एक फिक्स इंटरवल के बाद आपके मतलब आके आपको इवोक कर रहा है। तो ये गलत है। इन लॉन्ग पोल द कनेक्शन इज कीप ओपन। कि जी लॉन्ग पोल में आपकी कनेक्शन है ओपन तो रखनी पड़ेगी। इन फिक्स्ड पोल रिक्वेस्ट आर सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ये भी सही है। लॉन्ग पोल में सर्वर रिसोर्सेस आर ब्लॉक। आई थिंक ये भी सही होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ ये आपकी एक गलत है, बाकी ये सारी सही कि लॉन्ग पोल में कनेक्शन ओपन रखना पड़ता है, और फिक्स पोल में आपका रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो हर रेगुलर इंटरवल पे कि जी इतने इतने वक्त में मैं फिक्स है कि मैं सेंड करूंगा। और लॉन्ग पोल में और क्या सीन है कि सर्वर रिसोर्सेस आपकी ब्लॉक्ड होती है। नेक्स्ट में बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पुश नोटिफिकेशन सर्विस। इनमें से आपकी कौन सी पुश नोटिफिकेशन सर्विस नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? क्या गूगल फायरबेस आपकी जो होती है, बिल्कुल। गूगल क्लाउड मैसेजिंग आपकी पुश सर्विसेज देती है। पुश अलर्ट तो होगा ही। एप्पल पुश भी आपका होता है, एपीएंस यूज करते हो आईओएस के थ्रू, और रैबिट एमक्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि नहीं प्रोवाइड करता है। डेट्स वाई इसका ये सही हो गया। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके हो जाते हैं यहाँ पे करेक्ट। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट पे। ओके, सो लेट्स बिगिन प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ वीक 10। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग वेबहुक्स। वेबहुक्स के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? तो जी वेबहुक्स नोन एज रेस्ट एपीआई नहीं, रेस्ट एपीआई वेबहुक्स दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल, ये मतलब कहाँ से ये ट्रू होगा यार? बिल्कुल आप इसको मतलब एमएंड से डिबंक कर सकते हो, ये गलत है आपका। एंड इसके बाद अब अपन लोग देखो रेस्ट एपीआई क्या है, पुल मैकेनिज्म। मैं अच्छे चलो ठीक है, मैं डिटेल में बताता हूँ उसको। रेस्ट एपीआई आपकी पुल मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है, बट ऑन द अदर हैंड वेब हुक आपकी पुश मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है, जी कि सर्वर ने क्लाइंट को कॉल करा जब कोई इवेंट हुआ। ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, वेब हुक्स पुश एंड रेस्ट एपीआई पुल करती है, डाटा को रिट्रीव करती है, रिसीव करती है किसी सोर्स से। तो ये तो होगा नहीं। वेब हुक इज समटाइम रेफर टू एज रिवर्स एपीआई। हाँ भाई, एपीआई का रिवर्स बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये पुल कर रहा था और ये पुश करती है, तो रिवर्स बना है इसका, तो रिवर्स आप बोल सकते हो। वेब हुक इज जनरली यूज टू रिट्रीव। नहीं भाई, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं, ये भी गलत हो गया।
एंड द वेबहुक यूजेस HTTP प्रोटोकॉल, हाँ यूज करता है HTTP प्रोटोकॉल नो डाउट। तो आपकी सॉरी ये दो ऑप्शन आपकी सही होते हैं, ये और ये, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं इसके बाद, अब इसके आगे ये और ये आपकी दो ऑप्शन यहाँ पे सही होती है। विच आर द फ्लोइंग टूल इज यूज टू डिबग वेब हुक्स, तो कौन सा यूज करते हैं? एक तो कमांड लाइन यूटिलिटी कर्ल का यूज करते हैं और दूसरा इंसोमेनिया का यूज करते हैं। ग्राफक्यूएल भाई एक अलग ही चीज है, ये आपकी जो जैसे रेस्ट है ना एक स्कीमा एक फ्रेमवर्क बोल लो, उसी तरह से ग्राफक्यूएल भी आपकी होती है स्कीमा डिजाइन करने के लिए। तो ग्राफक्यूएल एक अलग चीज है, ऑल ऑफ द एबव तो होने से रहा, कर्ल और इंसोमेनिया आपका सही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग, और करना फॉल्स इसने बोला है जी, फॉल्स है वो। तो सबसे पहले इसने बोला है कि वेबहुक्स यूज करती है HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड को, भाई ये तो ट्रू है बिल्कुल। वेबहुक्स आर जनरली कॉल्ड बाय ह्यूमन क्लाइंट्स, नहीं नहीं ह्यूमन क्लाइंट्स यूज नहीं करते, ये खुद खुद इवेंट के द्वारा ट्रिगर होता है, ये कोई इवेंट हुआ तो ये ट्रिगर होगा, डेट्स वाई ये आपका 200% फॉल्स होता है यहाँ पे। तो ये सही था, ये फॉल्स था, और इसने बोला कि इंडिकेट करती है स्टेटस कोड को, हाँ करती है, ट्रू है ये। वेबहुक्स मिनिमम कंटेंट रिस्पॉन्स बॉडी, ये भी सही है कि उसकी मिनिमल कंटेंट रिस्पॉन्स बॉडी में होती है, बस यही है कि यहाँ पे फॉल्स है, डेट्स वाई इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपके यहाँ पे करेक्ट हो जानी है। वेबहुक्स आर जनरली कॉल्ड बाय ह्यूमन क्लाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग वेब सॉकेट, गौर करना वो वेब हुक था, ये वेब सॉकेट है, इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है, क्लाइंट में भी सर्वर में भी, ऑलवेज ओपन रहती है, और ये TCP लेयर के ऊपर इसका जो प्रोटोकॉल है ना, मतलब वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है जो कि लेयर है TCP के ऊपर, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर, डेट्स वाई आपकी दो ऑप्शन यहाँ सही होती है। ये ऑप्शन गलत क्यों है क्योंकि इसने बोला द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर क्लोजेज एज सुन एज क्लाइंट रिसीव द रिस्पॉन्स, भाई गलत है, आप वीडियो कॉल किसी को कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कुछ बोला या फिर वो सामने वाले बंदे ने कुछ बोला और वीडियो कॉल कट हो गई, नहीं, ओपन रहता है ना आपका, डेट्स वाई इसलिए मैंने पहले को सही कहा कि कनेक्शन ओपन रहता है हमेशा जब तक कनेक्टेड हो दोनों, और यहाँ पे TCP के ऊपर काम करता है, इफेक्ट है आपका, तो ये दोनों आपकी सही होती है। क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्राउजर्स पुश API के रिगार्डिंग कौन सी ट्रू है? तो पुश के रिगार्डिंग ये ट्रू है कि पुश मैसेजेस इट, अच्छा पुश API की, पुश API क्या करती है कि जो आपकी मैसेजेस वगैरह है उस, अच्छा वेट पुश तो पुल काम होता है रेस्ट API का, यहाँ पुश दे रखा है, एक सेकेंड, इट कैन पुश मैसेजेस टू एप्लीकेशन only when application is loaded at sugar not user, not sugar, it's user sorry। तो ये यहाँ पे गलत है। अब आप बोलोगे ठीक है बोल तो रहे हो गलत है, बोलो बट गलत है क्यों, आप ये भी बताओ। तो जी देखो यहाँ मुद्दा ये है ना कि ब्राउजर की जो पुश API होती है वो अलाउ करती है पुश नोटिफिकेशन करने के लिए, इवन आपकी वेब ऐप जो ब्राउजर जो आपकी है वो क्लोज है, ब्राउजर क्लोज रहती है, फिर भी कई बार उसके आपको ये नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ इसने बोला कि भाई ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन एप्लीकेशन इज लोडेड ऑन यूजर एजेंट, की भाई जब एप्लीकेशन लोड हो रहा है या फिर बंदे ने लोड करा, तब नहीं, एप्लीकेशन लोड भी नहीं करा है, आपका ब्राउजर बंद भी है, फिर भी जो क्रोम या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो अगर नोटिफिकेशन ऑन रखा है आपने, उसको जो नोटिफिकेशन भेजना है वो भेज देगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही होता है कि इट कैन पुश मैसेजेस टू एप्लीकेशन इवन इफ द एप्लीकेशन इज नॉट लोडेड ऑन यूजर एजेंट, 200% से कि आपने उसे लोड नहीं करा है, ओपन नहीं करा है। फिर इसने बोला एप्लीकेशन शुड हैव एन एक्टिव सर्विस वर्कर की होना चाहिए कि एक्टिव भाई होगा, एक डिफरेंट थ्रेड होगी तब तो काम करेगा ना, कि जी एप्लीकेशन बंद है फिर भी वो जो है आपका जो मतलब नोटिफिकेशन को पुश कर रहा है आपके यूजर एजेंट आपके फोन में ब्राउजर में जहाँ भी हो। तो डेट्स वाई ये दोनों आपकी सही होती है, ये गलत है और ये गलत है आपकी, इसने बोला है नॉट एक्टिव, तो ये तो होने से रहा। एंड इसके बाद अब अपन लोग चलते हैं कहाँ पे, वेट ये नहीं भाई ये सही है सॉरी, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पोलिंग के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? तो पोलिंग क्या एक मैकेनिज्म है जहाँ पे क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट, किसके लिए, डाटा रिपीटेबिलिटी के लिए, एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल में बार बार वो इवोक करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। तो जैसे पहला ऑप्शन से पोलिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच अ क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा रिपीटेटिवली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, दैट्स वाई ये सही है। नेक्स्ट में इसने बोला रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर कैन बी एम्प्टी, हाँ सही है, हो सकता है सर्वर से एम्प्टी रिस्पॉन्स आओ क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि सक्सेसफुली आपकी चीजें हुई हो। यहाँ पे बोला नेवर बी एम्प्टी, भाई ऐसा नहीं होता, आप बार बार पोलिंग करो बार बार रिक्वेस्ट भेजो, जरूरी थोड़ा है हर बार आपको रिजल्ट मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। तो डेट्स वाई ये गलत है, ये गलत है, तो नन ऑफ द अबव तो होने सारा सिर्फ ये दोनों आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वेब हुक्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है?
तो यहाँ इसने बोला अ वेब हुक अलाउज टू डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। 200% सही है, वेब हुक से काम करता है। फिर से बोला वेब हुक नोटिफाई करती है क्लाइंट को हर बार जब जब इवेंट होता है, जो जिस क्लाइंट ने उसको सब्सक्राइब करा है। ये भी सही है, वेब हुक्स के रिगार्डिंग दोनों सही है। यहाँ पे बोला कि ये तभी करेगी जब क्लाइंट मतलब आस्क करेगा फॉर डेटा। नहीं भाई, वो जैसे ही कोई इवेंट होगा नोटिफाई कर देगा। तो दैट्स वाई ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपके एक्टिविटी में था कि देयर आर पहला ऑप्शन बोला कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, राउटर, इवेंट कंज्यूमर। बिल्कुल होते हैं। और इवेंट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वेट इवेंट प्रोड्यूसर पब्लिश मैसेजेस टू इवेंट राउटर, मतलब इवेंट प्रोड्यूसर पब्लिश करता है मैसेज इवेंट राउटर को। सही है। और जो आपकी इवेंट राउटर होती है ना, वो पब्लिश करती है कंज्यूमर को। बिल्कुल सही है। दैट्स वाई ये सारी ऑप्शन से ये गलत इसलिए क्योंकि हाँ बोला इसने कि इवेंट प्रोड्यूसर पब्लिश मैसेजेस टू इवेंट कंज्यूमर। ठीक है बेटा, इवेंट प्रोड्यूसर बोला है नहीं भाई, राउटर जो होता है ना वो पब्लिश करता है इवेंट कंज्यूमर को। ठीक है। और इवेंट प्रोड्यूसर पब्लिश मैसेजेस टू इवेंट राउटर है, ये भी सही और ऊपर वाला तो सही आई मीन है ही। तो इसी के साथ आपकी इसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट होती है यही एंड, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मिलते हैं आपके अनदर मतलब जो अपकमिंग इसकी ग्रेडेड असाइनमेंट वगैरह होगी उसमें। ठीक है जी। हे एवरीवन, तो फिर अब हम करने वाले हैं मैथ 2 वीक 11 की प्रैक्टिस आई मीन से एक्टिविटी एंड देयर आफ्टर इसके बाद जस्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट भी हम कर लेंगे इसी के साथ। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा जो है वो परफॉर्मेंस मेजर मतलब परफॉर्मेंस को जो मतलब पता करने का एक तरीका है उसके अंदर नहीं आता। तो एज यू नो लाइट हाउस मैंने पढ़ा है, इसमें उसमें सारी चीज़ें बताई थी, स्पीड थी, स्केलिंग थी, बट स्टाइलिंग नहीं थी। स्टाइलिंग टोटली अलग चीज़ होती है सीएसएस से रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ें जो कि परफॉर्मेंस की बात जब करो तो स्पीड और स्केलिंग से रिलेटेड चीज़ें आप बोलते हो परफॉर्मेंस में आती है, बट स्टाइलिंग नहीं आता। डेट्स वाई यहाँ क्या पूछा था, डज नॉट कम अंडर। ठीक है, तो स्टाइलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर स्पीड फॉर अ वेब एप्लीकेशन। भाई स्पीड जो होती है ना वेब एप्लीकेशन की, उनमें से इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो स्पीड को इम्पैक्ट करता है, कम ज़्यादा जो भी करे। सबसे पहले बोला नेटवर्क टाइप की, मोबाइल डाटा या ब्रॉडबैंड। भाई बिल्कुल ब्रॉडबैंड है तो काफ़ी फास्ट चलेगा। ठीक है, मोबाइल डाटा एज कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड थोड़ा स्लो चलता है, तो स्पीड को तो इसने इम्पैक्ट करा बिल्कुल। फिर इसने बोला नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्स इन गिवन टाइम पीरियड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो रिसीव करा गया है उसकी बात करी गई है। बिल्कुल, अगर एक सर्वर है, एक सर्वर के ऊपर 100 रिक्वेस्ट आया और वहीं से सोच करो एक सर्वर के ऊपर आपके 10,000 रिक्वेस्ट आ गए, तो कौन सा बेहतर परफॉर्म करेगा, ये पड़ेगा क्योंकि इसको सिर्फ 10 रेस्पॉन्सेज देना और इसको 10,000 देना है। ठीक है, तो डेट्स वाई ये दोनों सही है। फिर साइज ऑफ रेस्पॉन्सेज, बिल्कुल अगर 1 KB रेस्पॉन्स में कुछ डालना है 1 KB तो बहुत ईजिली डाल देगा। वही अगर 1 GB डालना है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इवन 1 MB भी। तो बिल्कुल ये तीनों आपकी इम्पैक्ट करती है स्पीड को। डेट्स वाई ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाता है जी, 200% आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। एंड लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑल ऑफ द सॉरी स्टाइलिंग थी और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ कैशिंग। तो जी कैशिंग के क्या क्या एडवांटेजेस आपके होते हैं उसको पूछा गया है। तो सबसे पहले इसने बोला कैशिंग हेल्प्स इन रिस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड रिक्वेस्ट विदाउट प्रोसीडिंग रिक्वेस्ट टू ऑपरेशन अगेन। 200% से भाई ऑलरेडी चीजें कैश्ड है तो फिर क्यों आप मतलब फिर से रिस्पॉन्स उन चीजों का मांगोगे, जो कैशिंग से ही निकाल के दे दो कैश्ड मेमोरी से। फिर बोला कैशिंग रिड्यूसेस लोड ऑन ओरिजिन सर्वर, ये भी आपका एडवांटेजेस हो सकता है। फिर बोला कैशिंग कैन बी डन एट वेरियस लेवल। बिल्कुल तीनों आपकी 200% सही होती है। डेट्स वाई इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ स्पीड ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की स्पीड में इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, किसके स्पीड तो वेबसाइट की। ब्रॉडबैंड, साइज ऑफ रिस्पॉन्स, डिस्टेंस ऑफ यूजर फ्रॉम सर्वर। आई थिंक इसमें भी ऑल ऑफ द अबव भी होगा क्योंकि ये सारे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जब स्पीड ऑफ वेबसाइट की बात आए तो। विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक इज आर यूज फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन लाइट हाउस। तो क्या क्या, FCP फर्स्ट कंटेंटफुल फेंट, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल फेंट और स्पीड इंडेक्स। तो भाई ये तीनों यूज करे जाते हैं। डेट्स अगेन इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट में इसने बोला टोटल ब्लॉकिंग टाइम, TBT जिसको बोलते हो, मैट्रिक रिप्रेजेंट्स इन मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला ऑप्शन टाइम टेकन टू रेंडर पेज कंप्लीटली, क्या ये बोलता है कि टाइम पेज को कंप्लीट री रेंडर होने में कितना टाइम लगा। 200% यही सही है।
यही आपका बोलता है। और नेक्स्ट ऑप्शन में इसने बोला है कि टाइम टेक टू शो समथिंग ऑन। भाई समथिंग क्या होता है, समथिंग क्या होता है, एटलीस्ट वो ये तो बताए ना कि चीजें क्या रेंडर हुई है, रेंडर हुई या नहीं हुई। जब रेंडर हो जाएगी तब तो बात करेंगे समथिंग की, कि ये चीजें आनी है, ये चीजें नहीं आनी है, इग्नोर करो। नेक्स्ट ऑप्शन में इसने बोला है टाइम टेकन फॉर द पेज टू बी इंटरैक्टिव। नहीं भाई, ये आपकी टोटल ब्लॉकिंग टाइम में नहीं आता, टोटल इंटरेक्शन वाले में आता है, तो ये आपका गलत होता है। एंड आफ्टर टोटल टाइम फॉर विच ब्राउजर इज फ्रोजन, ये तो बिल्कुल ही मतलब डिस्कार्ड करो इसको, सिर्फ पहला सही है इसमें, 6 का फर्स्ट वाला सिर्फ सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में इसने बोला व्हाट स्पीड इंडेक्स आपका क्या करता है, स्पीड इंडेक्स जो मैट्रिक है वो क्या करता है आपका। तो स्पीड इंडेक्स जो आपका होता है उसका काम है कि पेज जो आपकी मतलब स्पीड की टाइम कितना लगा किसी पेज को रेंडर करने में, ठीक है। एक सेकेंड, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, जस्ट वेट, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, बेटा सॉरी जस्ट पार्डन मी, मैंने इसमें स्पीड इंडेक्स का बता दिया। यहाँ पे ये होगा कि ब्राउजर टोटल ब्लॉकिंग टाइम, इसने बोला है ना कि ब्लॉक जो हो जाता है वो, कि ब्राउजर फ्रोजन, कि टोटल टाइम ब्राउजर कितने देर तक फ्रोजन वगैरह रहा, तो यहाँ पे ये आपका सही होता है। और इसमें स्पीड इंडेक्स में इसमें ये सही हो जाएगा कि कितना वक्त लिया पेज को कम्प्लीटली रेंडर करने में, स्पीड इंडेक्स वाले में। टाइम टू इंटरेक्टिव में ये हो जाएगा कि कितना टाइम लगा पेज को इंटरेक्टिव बनाने में, ठीक है। लाइट हाउस एक्सेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सेसिबिलिटी जो आपकी है, वो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने बोला है हाउ मच वेबसाइट एडहर्स टू एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन ऑफ वेब कंटेंट। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइट हाउस जो है एक्सेसिबिलिटी को मेजर करती है कि जो वेबसाइट है वो कितना कंप्लाई कर रही है आपके जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस आपकी दी गई है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोला वेबसाइट हाउ ऑप्टिमाइज द वेबसाइट इज फॉर सर्च इंजन, ये भी नहीं होगा कि वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज है फॉर व्हाट, फॉर सर्च इंजन। नेक्स्ट में इसने बोला हाउ वेल द वेबसाइट इज डिजाइंड इन टर्म्स ऑफ वेब प्रैक्टिसेस। नहीं भाई, ये तो मतलब अलग चीज हो गई, ये आपका सही होता है यहाँ पे पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका देखता है कि आपकी कितनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है एज पर सर्च इंजन। तो डेट्स वाई 10 का आपका यहाँ पे 2 सही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्या वेबसाइट जो है वो कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन। लोड ऑन सर्वर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे इसने बोला टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है और जो बंदे ने रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पे जो सर्वर के ऊपर लोड है उसको आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है। लोड का मतलब है इनकमिंग ट्रैफिक जो सर्वर के ऊपर आ रहा है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव पर सेकेंड टू सर्वर, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो पर सेकेंड सर्वर मतलब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो पर सेकेंड रिसीव करा गया टू सर्वर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी जॉब ऑफ अ लोड बैलेंसर का क्या काम है। भाई बैलेंस करना, अगर एक सर्वर पे बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको डिस्पर्स कर देना मल्टीपल सर्वर्स वगैरह पे। तो अगर इस लहजे से देखोगे तो ये सही होता है, टू राउट क्लाइंट्स रिक्वेस्ट टू सर्वर्स कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग दोज रिक्वेस्ट, कि जिस सर्वर पे कम लोड है ना भाई उसके ऊपर उसको राउट कर दो। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपकी दे रखी है। आई होप इसकी एक्टिविटीज की जो भी क्वेश्चन थी वो आपको समझ आई हो। एंड अगर मैं इसको यहाँ देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 200% हो जाते हैं करेक्ट, ठीक है। एंड अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस असाइनमेंट पे। तो जी प्रैक्टिस असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइट हाउस टूल क्या करता है। तो लाइट हाउस टूल आपका पेज को लोड करता है और लोड अ पेज एंड रिसोर्स व्हाइल मॉनिटरिंग टाइम टेकन। तो जी सबसे पहला ऑप्शन आपका ये दे रखा है कि लाइट हाउस आपका ऐसा कुछ करता है। देखते हैं इनमें से और क्या क्या ऑप्शन है और इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो आपकी गूगल लाइट हाउस है ना, वो अगर मेरे से पूछोगे क्या है मैं बोलूँगा वो एक ऑडिटिंग टूल है, ठीक है। आप ऑडिट क्या करती है तो वो परफॉर्मेंस चेक करती है, एक्सेसिबिलिटी, एसईओ और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वेब पेजेस को लोड करने के, और मेजर करती है मैट्रिसेस जैसे पेंट करने में कितना टाइम लगा, इंटरेक्टिविटी का क्या सीन रहा, तो इन सबको लोड वगैरह करते हैं। डेट्स वाई ये सही है। और देयर आफ्टर लोड द पेजेस रिसोर्स टाइम टेकन, हाँ ये सही है कि मॉनिटर करती है कितना वक्त दिया रिसोर्स को टेक करने में। फिर इसने बोला इंसर्ट डमी डाटा टू वेबसाइट वाइल मॉनिटरिंग टाइम टेकन। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इट कैन इम्यूलेट एनालिसिस फॉर बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप, हाँ जी बिल्कुल मोबाइल डेस्कटॉप दोनों के लिए होता है। डेट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में इसने बोला है कि क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है जब आप बात करोगे वेटेड एवरेज स्कोर कंप्यूटेड बाय लाइट हाउस टू। तो विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द वेटेड एवरेज स्कोर कंप्यूटेड बाय लाइट हाउस टू।
तो इनमें से कौन सा आपका वेटेड करता है? तो परफॉर्मेंस करता है, सिक्योरिटी नहीं करता, एक्सेसिबिलिटी करता, बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है। सिक्योरिटी नहीं करता भाई, इसकी स्कोरिंग कैपेबिलिटीज को आई मीन टू से ये जो आपकी लाइट हाउस होती है वो ऑडिट नहीं कर पाती, कैलकुलेट नहीं कर पाती, तो सिक्योरिटी नहीं होगा, ये पार्टी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज कम अंडर वेब एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक नेचर? विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज कम अंडर वेब एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक नेचर? तो इनमें से कौन सा आता है? एलएमएस, ब्लॉग एक्सक्लूडिंग लाइक्स एंड कमेंट सेक्शन और ये स्टैटिक पेजेस वगैरह। तो आई थिंक यहाँ पे आपकी एलएमएस तो हो नहीं सका, क्योंकि एलएमएस आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी डायनेमिक हो जाती है, तो ये तो हो नहीं सका, एलएमएस आपका नहीं होगा। एलएमएस आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डायनेमिक होती है, ये नहीं होगा। स्टैटिक टेक्स्ट पेज होगा, ब्लॉग एक्सक्लूडिंग लाइक्स कमेंट, हाँ ये भी हो सकता है। एलएमएस नहीं होगा तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं, सिर्फ पहला और दूसरा होगा, ये दोनों से गया यहाँ पे, ठीक है जी। एंड फिर उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक वेब? भाई विकिपीडिया तो होने से रहा। एमडीएन की जहाँ तक बात आई तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी एमडीएन होती है ये भी डायनेमिक नहीं है, ज़्यादातर स्टैटिक होते हैं। गिटहब आईओ नहीं, हाँ ये आपकी डायनेमिक पेज है 200%। ये जो आपकी कोर्सेस वाली चीज़ें होती है, कोर्सेस बदलती है उसके अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे आप डायनेमिक इसको कंसिडर कर सकते हो। आईआईटीएम एलएमएस जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये यूजर स्पेसिफिक डाटा दिखाता है। मैं अपना डैशबोर्ड खोलूंगा तो मुझे मेरा डाटा दिखाएगा, किसी बंदे ने खोला है तो सबको अलग अलग चीज़ें दिखाता है, ये डायनेमिकली। नेक्स्ट में इसने बोला सपोज यू हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, सपोज करो आपने अभी जस्ट एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ठीक है, एंड आई हैव पब्लिश्ड अ वेबसाइट फॉर द सेम, और वेबसाइट भी आपने पब्लिश कर दी उसी सेम के लिए, प्रोडक्ट के लिए। एज्यूम दैट ट्रैफिक टू वेबसाइट इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रास्टिकली इन अपकमिंग फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो वेबसाइट आपने बनाई है ना उसमें बहुत से बंदे आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से यूजर्स आएंगे, तो आप उसको स्केल करने के लिए क्या करोगे लॉन्ग रन में? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल, और यहाँ बोला है दोनों का सेम इम्पैक्ट होता है। नहीं भाई देखो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल की जो बात करी गई है ना यहाँ पे कि भाई उसका सेम बैलेंस वगैरह होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्टिकल को आप बहुत बड़े स्केल पे यूज नहीं कर सकते, हॉरिजेंटल को कर सकते हो, तो हॉरिजेंटल स्केलिंग यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लोड बैलेंसर? तो ये क्या करता है भाई, राउट कर देता है। लोड बैलेंसर जनरली रिस्पॉन्ड टू एचटीएमएल, रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट गिवन रिक्वेस्ट। ये जो आपका नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि लोड बैलेंसर, a load balancer generally respond with HTML response कि जी टू क्लाइंट, के क्लाइंट को HTML रिस्पॉन्स देता है रिक्वेस्ट करने पर, नहीं ये नहीं होगा। लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट नहीं मतलब रिस्पॉन्स भी देता है, वो सर्वर का काम है, इसका काम है राउट करना ऐसे सर्वर पे जिसके ऊपर कम लोड है, जिसके ऊपर कम रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे इसने बोला है एवरी लोड बैलेंसर फॉलो करता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को। भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करता है, ठीक है। और मतलब किसी भी स्पेसिफिक एल्गोरिथम को जनरली मतलब इसको जरूरी नहीं है कि ये रिस्पॉन्स करे कंटेंट को किसी स्पेसिफिक वेब एल्गोरिथम को फॉलो करके। ये सही है कि भी इसने बोला था बैलेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ लोड बैलेंसर इज जस्ट टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू वेयर, टू सर्वर। बिल्कुल 200% ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इनमें से कौन सा ट्रू है? सबसे पहले इसने बोला रिवर्स प्रॉक्सीज आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल सही है कि जब आप रिवर्स प्रॉक्सीज का यूज करते हो, और रिवर्स प्रॉक्सीज क्या होता है, ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सीज क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हो लेक्चर में। ये सही है, लोड बैलेंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट वेट, हाँ यहाँ इसने रिवर्स प्रॉक्सीज आर यूज्ड, रिवर्स प्रॉक्सीज प्रोटेक्ट क्लाइंट, नहीं सॉरी यहाँ सर्वर होगा भाई, सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, नॉट क्लाइंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्वर को प्रोटेक्ट करता है। हाँ इसका अपोजिट जो होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी, वो करता है सर्वर को, आई मीन टू से आपके क्लाइंट को, तो ये आपका उल्टा यहाँ दे रखा है, तो ये नहीं होगा। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, मतलब फ्रंट मतलब सर्वर के फ्रंट पर बैठता है और हाइड कर देता है सर्वर को पब्लिक से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है, जस्ट पार्डन में, ये गलत होगा। लोड बैलेंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, अब अगर एक ही सर्वर है तो भाई फिर उसको बैलेंस लोड बैलेंसर लगा के क्या करोगे, उसी के ऊपर तो सारी रिक्वेस्ट जानी है ना। लोड बैलेंसर तो हम तब यूज करते हैं जब मल्टीपल जगहों पे हम रिस्पॉन्स को उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे रिस्पॉन्स को हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, राउट कर सकते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी कैन कैश रिस्पॉन्स डाटा बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, बिल्कुल भाई कैश कर सकता है रिवर्स प्रॉक्सी, तो ये और ये सही होती है। ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं क्योंकि पहला वाला भी गलत है, ठीक है। सो जस्ट ठीक है, दोनों सही है आपकी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग HTTP पाइपलाइन? तो भाई HTTP पाइपलाइन की बात करी गई है।
तो देखो जो HTTP पाइपलाइन होती है ना, इसका कंसेप्ट अगर मैं से पूछो तो इसमें क्या-क्या हो रहा होता है? इसमें होता क्या है कि क्लाइंट सेंड सपोज़ कर लो, क्लाइंट ने मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करा सीक्वेंस में बिना वेट करे, मतलब वेट नहीं कर रहा, बार-बार क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड किए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइपलाइन वगैरह का यूज़ करते हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला, इट अलाउज़ क्लाइंट टू सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू सर्वर ओवर अ सिंगल टीसीपी कनेक्शन विदाउट वेटिंग टू देयर रिस्पॉन्स। बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाता है, बिना वेट करे वो बार-बार भेजते रहता है, ये सही है एचटीटीपी पाइपलाइन के रिगार्डिंग। कि क्लाइंट को अलाउ करता है कि भाई मल्टीपल रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर भेजो ओवर अ सिंगल टीसीपी कनेक्शन बिना वेट के। नेक्स्ट में इसने बोला है, इट अलाउज द क्लाइंट टू सेंड ओनली वन रिक्वेस्ट टू सर्वर ओवर सिंगल टीसीपी। भाई ये सही नहीं, ऐसा नहीं, मतलब देखो, इट अलाउज क्लाइंट टू सेंड ओनली वन रिक्वेस्ट, नहीं भाई मल्टीपल रिक्वेस्ट बोलता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक रिक्वेस्ट बोलता है। इट अलाउज क्लाइंट सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू सर्वर ओवर सिंगल टीसीपी कनेक्शन बट टू वेट फॉर रिस्पॉन्स, नहीं वेट नहीं करता, बिना विदाउट वेटिंग बोलता है, रिस्पॉन्स की बात करता है और मल्टीपल रिक्वेस्ट की बात करता है। पहला सही है सिर्फ, और कोई नहीं, सिर्फ ये सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एफसीपी फर्स्ट कंटेंटफुल पेन मैट्रिक रिप्रेजेंट इन लाइट हाउस? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो भाई ये रिप्रेजेंट करता है कितना टाइम लगा किसी चीज को स्क्रीन के ऊपर दिखाने में, ठीक है। हाउ मच टाइम टू रेंडर, हाउ मच टाइम टू शो समथिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है जी, कितना वक्त लगा स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज को दिखाने में, ये सही है। अब देखो प्रॉक्सीज के रिगार्डिंग बोला गया है, क्या ये इंटरमीडिएटरी होती है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच? बिल्कुल सही है, होती है, राउट करती है क्लाइंट रिक्वेस्ट को। भाई ये जो आपकी दे रखी है ना, इट राउट्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर्स कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग दो, भाई ये इसमें नहीं होता, ये आपकी होती है किसी और में। तो अब आप बोल सकते हो कि अच्छा ऐसा है, तो ये किस में होता है? तो ये लोड बैलेंसर में होता है, मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रॉक्सीज कैन हेल्प विथ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल प्रॉक्सीज आपकी हेल्प करती है इसमें, तो दैट्स व्हाई ये सारी की सारी चीजें थी, इसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट होती है यहीं पे एंड देयर आफ्टर मिलते हैं इसके ग्रेडेड असाइनमेंट। ओके जी।